hello guys, welcome back to my channel HK Official and yes I'm there with you with unit number 3 of engineering chemistry this time। बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस यूनिट की, दैट इज़ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो चलिए हम अपनी केमिस्ट्री की स्टार्टिंग भी इसी यूनिट से कर रहे हैं। सो आई थिंक आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लिया होगा एंड अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड आप अगर मेरे ही भरोसे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा सब हो जाएगा इसके अंदर। बस आप नोट्स ले लेना, मेंबरशिप परचेज कर लेना, उसके अंदर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विथ ऑल इंपॉर्टेंट PDFs। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसके हैंड रिटन नोट्स एंड और ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेटिव नोट्स चाहिए तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो जो लोग मेंबरशिप में होंगे उनको वो मिल जाएगी ऑफ कोर्स। ठीक है, एंड अगर आप सिर्फ लेक्चर पे फोकस करने आए हो तो प्लीज़ अच्छे से फोकस करना क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं एंड येस वी हैव टू कवर द कंप्लीट सिलेबस। तो अब रेगुलर वीडियोज़ आ जाएंगी आपको। तो बस आपको क्या करना है, अब अपने लेक्चर्स पे एक बार फोकस करना है एंड देन आप एक बार जब नोट्स देख लोगे ना, आपका कंप्लीट यूनिट जो है वो रिवाइज हो जाएगा एंड कंप्लीट यूनिट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स ये यूनिट 3 है एंड जैसे कि हमारे एनसेम के अंदर हमारे पास 4 यूनिट्स होते हैं, यूनिट 3 उसमें का फर्स्ट यूनिट है, देन 4, 5 एंड 6 लाइक दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो बस मैं आपको यही बोलूँगी कि अपना फोकस लेवल जो है ज़रा बढ़ा देना। इस यूनिट के अंदर थोड़ा सा मतलब रिमाइंडिंग की ज़रूरत है, हमें याद करने की ज़रूरत है हर चीज़ को, क्योंकि ऑफकोर्स केमिस्ट्री है तो हमें कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसे जैसे कि रिएक्शंस वगैरह है वो सब याद ही करने पड़ेंगे। सो फॉर दैट थिंग मैं आपसे यही कहूँगी कि ऐसा रिलाई मत हो जाना कि यस लेक्चर देख लिया तो हो जाएगा। आपको खुद टाइम देके जो है ना रिएक्शंस वगैरह लिखना पड़ेगा। एक बार रिवाइज आप कर लोगे ना तो ही आपका कुछ फ़ायदा है, अदरवाइज मतलब केमिस्ट्री ऐसा है, बहुत वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, आप भूल जाओगे। ठीक है, तो बस इतना ही बोलूँगी कि प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो वही चीज़ पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना है, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना है। हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से लूँगी एंड वही नोट्स आपको मैं मतलब उसी नोट्स से पढ़ाऊँगी जो नोट्स मतलब आपको वैसा का वैसा ही आंसर आपको अपने पेपर में लिखना होगा। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मटेरियल विच आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनमेड स्ट्रक्चर्स एंड कंपोनेंट्स। ठीक है ना, तो मैनमेड स्ट्रक्चर्स और कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे हम इसके अंदर, दैट इज ऑल नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम अपने नोट्स के ऊपर, स्टार्ट करते हैं एंड यस ऑफ कोर्स मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स ही रखे हैं। आई होप आपको यही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होंगे। ठीक है, तो अभी जो है ना स्टार्ट करेंगे हम अपने पॉलीमर्स के साथ। तो पॉलीमर्स में जितने भी पॉलीमर्स में पढ़ाऊंगी तो बस आपको इतना सीक्वेंस याद रखना है कि आपको एप्लीकेशंस भी पढ़ने हैं, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस रादर देन ये जो प्रिपरेशन रिएक्शन में दे रही हूँ। ठीक है, रिएक्शन तो है ही है इंपॉर्टेंट, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन एंड देन प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, तो इसके अंदर सबसे पहले ये बता दूं आपको, हमें स्पेशलिटी पॉलीमर्स पढ़ने हैं। स्पेशलिटी पॉलीमर्स पढ़ने हैं जो कि मतलब अलग अलग उनके अंदर स्पेशलिटीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज के अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो वैसे ही हमें पॉलीमर्स पढ़ने हैं। स्पेशल पॉलीमर्स हो जाते हैं, रेजिन्स, मोनोमर्स, इंटरमीडिएट्स हो जाते हैं जो कि अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग हर किसी के मतलब हम कह सकते हैं कि पर्पस हो सकता है, अलग अलग हर किसी का यूज़ हो सकता है। तो वही सब चीज़ें हमें करनी है। एंड ये देखो, ये जो मतलब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके अंदर अलग अलग टर्म्स यूज़ होते हैं लाइक मोनोमर, पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन। तो आई होप कि वो सब बेसिक नॉलेज आपको है, अदरवाइज में हम रिवाइज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या है मोनोमर, ये मतलब स्मॉल डेफिनेशंस के अंदर भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। तो चलिए रिवाइज करने में ज़्यादा देर नहीं जाएगी। मोनोमर क्या होता है, इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, इट गेट कन्वर्ट इनटू पॉलीमर बाय पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से हम मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मोनोमर का क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं विनाइल क्लोराइड का। ठीक है, चलो पॉलीमर क्या होता है, वही मोनोमर्स को जोड़ के जो बन रहा है दैट इज आ पॉलीमर। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, दैट इज अ मोनोमर्स। ठीक है, पॉलीमराइजेशन ही होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर PVC बोल सकते हैं, क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर मोनोमर में हमारा विनाइल क्लोराइड है तो पॉलीमर में पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा। ये सब हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, होप आप रिमाइंड कर पा रहे हो। देन पॉलीमराइजेशन एक्चुअली क्या होता है, ये एक केमिकल प्रोसेस होता है इन विच मोनोमर गेट कन्वर्ट्स इनटू पॉलीमर, बस सिंपल। ठीक है, देन एक और टर्म है दैट इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसको हम DP भी बोलते हैं। तो इट इज द एवरेज नंबर ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर। आई रिपीट, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का कंसेप्ट है। जस्ट हमें मतलब टर्म्स याद होने चाहिए एंड मतलब फैमिलियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब
पता ही नहीं है एंड वी आर स्टडिंग द पॉलीमर चैप्टर। ओके, तो चलिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। देन हाँ, फंक्शनैलिटी ऑफ पॉलीमर में भी मतलब ये जो है मैंने ये मतलब बहुत बेसिक टर्म्स एंड बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनको मैंने नोट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करा है। नोट्स के अंदर वही मेन चीज़ें हैं जो कि मतलब पूरे चैप्टर के अंदर है। ये जो है चैप्टर के अंदर नहीं है आपके, लेकिन हाँ पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं, लेकिन हाँ पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं मतलब बोल के बता रही हूँ। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं, वो नोट्स भी मतलब जिसमें वो बेसिक टर्म्स वगैरह इंक्लूडेड है, लेकिन ऑफ कोर्स वो मेंबरशिप वाले लोगों को मिल जाएगी वो पीडीएफ। तो अगर आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो। चलो, फंक्शनैलिटी ऑफ मोनोमर। फंक्शनैलिटी ऑफ मोनोमर का मतलब क्या है? द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग साइट्स और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर। ठीक है, फंक्शनैलिटी ऑफ मोनोमर क्या है? रिपीट, इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग साइट्स और फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर। एक मोनोमर में कितनी रिएक्टिंग साइट्स हैं या फिर कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके ऊपर क्या बेस्ड होती है हमारी फंक्शनैलिटी ऑफ मोनोमर। तो वही उसकी टाइप्स ऑफ फंक्शनैलिटी है, दैट इज बायफंक्शनल, ट्राइफंक्शनल एंड टेट्राफंक्शनल। ठीक है, बायफंक्शनल में ऑफ कोर्स आप समझ ही गए होंगे, अगर मोनोमर में 2 रिएक्टिंग साइट्स है या फिर 2 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज योर बायफंक्शनल मोनोमर। ठीक है, एग्जांपल्स में भी आप लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स आप प्रिपेयर करके भी लिख सकते हो। ठीक है, देन वी हैव ट्राइफंक्शनल मोनोमर। ट्राइफंक्शनल मोनोमर में क्या होने वाला है? वही चीज, मतलब 3 रिएक्टिव साइट्स होंगे या फिर 3 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। ठीक है ना, इसका एक एग्जांपल है आपका फिनॉल। ठीक है, फिनॉल एंड ग्लिसरॉल भी एक एग्जांपल है। चलो, टेट्रा फंक्शनल में वही होगा कि इफ मोनोमर मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 रिएक्टिव पोजीशंस और साइट्स यू कैन से और फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेट्रा फंक्शनल ग्रुप। ओके, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो यूरिया या फिर एसिटिलीन। ठीक है, चलो, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स जो होता है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स हमें पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया था 12th स्टैंडर्ड में। अगर आप याद कर पा रहे हो तो हमने थर्मो सॉफ्टनिंग यानी कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मो सेटिंग पॉलीमर्स पढ़ा था। आई होप आप रिमेंबर कर पा रहे हो। ठीक है ना, तो बस यही जो है ना हमें डिफ्रेंशिएट करने भी पूछा जा सकता है। देखो, बहुत कम चांसेस है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि हम वन शॉट में यही नहीं कि सिर्फ उतना ही टॉपिक देखेंगे जो कि एग्जाम में आने वाला है, लेकिन जिसके चांसेस हैं आने के लिए। ठीक है ना, मतलब कंप्लीट आपको यूनिट इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा मतलब अगर आप पीडीएफ भी ले लोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं तो यही बोलूँगी। एंड यस, 1 मंथ के लिए अगर आप ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे ये बहुत ज़्यादा ये कर रही है, पीडीएफ ले लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपके लिए सोच रही हूँ क्योंकि एंड सेम है इस मंथ, मेंबरशिप हर मंथ की होती है, हर मंथ के लिए लेने नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ एक इस पर्टिकुलर मंथ, यानी कि जितने मंथ में आपका पेपर्स है ना बस उतना आप ले लो, एक ही मंथ की आपकी जाएगी, तो मतलब आपको सारे के सारे पीडीएफ जो है ना इंपॉर्टेंट वाले वो मिल जाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज नथिंग एल्स। आपको नहीं लेना है मत लो। चलो, पॉलीमर्स में मैं बता रही थी आपको क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल इफेक्ट या फिर हम बिहेवियर देखें तो हमारे पास क्या है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक को ही थर्मोसॉफ्टनिंग भी बोला जाता है। ओके, थर्मोसॉफ्टनिंग। तो थर्मोसॉफ्टनिंग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स हम लिख सकते हैं कि पॉलीमर्स विच बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग, वो होते हैं हमारे थर्मोसॉफ्टनिंग। और थर्मोसेटिंग कौन से होते हैं? तो पॉलीमर्स विच डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग, है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं थर्मो सेटिंग के लिए। ठीक है ना, तो एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, टेफ्लॉन वगैरह, ये थर्मोप्लास्टिक के हैं। और थर्मो सेटिंग के लिए यूरिया फॉर्मल्डिहाइड या फिर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड आप कह सकते हो। ओके, चलो अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि मैंने बहुत देर से खोला रखा है अपने पेज पे। ठीक है, दैट इज पॉलीकार्बोनेट। अब ये पॉलीकार्बोनेट क्या है? तो इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक के अंदर हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट पॉलीमर, दैट इज पॉलीकार्बोनेट। इसको हम पीसीबी बोलेंगे। ठीक है, बाय ग्रीन पाथवे इसके रिएक्शन को बोला जाता है। नहीं याद रह रहा है, स्किप इट, जस्ट रिएक्शन पे फोकस करो। हमारे पास क्या है, हम कैसे मतलब बना सकते हैं पॉलीकार्बोनेट को? तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 2 रिएक्टेंट्स हैं, बिस्फिनॉल और डाइफिनाइल कार्बोनेट। ठीक है, बिस्फिनॉल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, मतलब रिमाइंड करने के लिए, मतलब आपको याद करवाने के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, या वैसे याद रख सकते हो कि दोनों साइड में आपके फिनॉल प्रेजेंट है। ठीक है, बीच में क्या है, C, ऊपर CH3, नीचे CH3। समझ में आ गया? मतलब लर्न करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास और टेक्निक है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो बिस्फिनॉल में क्या है, आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो जिसमें दोनों भी साइड में फिनॉल प्रेजेंट है, बीच में कार्बन प्रेजेंट है, उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप, नीचे मिथाइल ग्रुप। ओके, CH3 तो ये हो गया आपका बिस्फिनॉल का स्ट्रक्चर। प्लस डाइफिनाइल कार्बोनेट, डाइफिनाइल का मतलब अगेन आपके पास 2 फिनाइल ग्रुप हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या है, फिनाइल यानी कि आपके साइड में प्रेजेंट होंगे, एंड कार्बोनेट, ठीक है, यानी कि C डबल बॉन्ड O। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है डाइफिनाइल कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। अगेन मैं आपको कहूंगी कि आप इसको प्रैक्टिस करिए। अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो साइड में रफ पेज पे ड्रॉ करिए ताकि आपके दिमाग में रहे वो चीज। ठीक है, तो बिस्फिनॉल और डाइफिनाइल कार्बोनेट का जब हम एडिशन करेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा।
कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होने के बाद आप देख सकते हो कि दोनों भी कैसे मिक्सअप हो गए, ठीक है ना। आप दोनों भी स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको पॉलीकार्बोनेट का स्ट्रक्चर कैसे मिल रहा है, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट के स्ट्रक्चर देख लो, उसके बाद आपको जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा फिनॉल, ठीक है। 2 टाइम्स N फिनॉल आपको मिलेगा, दैट इज योर बाय प्रोडक्ट। तो ये है मेन रिएक्शन फॉर व्हाट, पॉलीकार्बोनेट, ओके। तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यही रिएक्शन अपने पूरे अगर इस क्वेश्चन आया है आपको पॉलीकार्बोनेट का एंड सिर्फ आपने ये रिएक्शन लिख ली तो भी आपको 2 से 3 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, इसमें मतलब कोई डाउट है नहीं। तो बस आपको रिएक्शन याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट स्ट्रक्चर ऑफ जो पॉलीकार्बोनेट है वो आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। चलो अब है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर आप क्या लिख सकते हो, लाइक जैसे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ। अब ये देखो आपको याद करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज वाला कंसेप्ट, ठीक है। रिएक्शन जो है आपको प्रैक्टिस करने हैं, प्रॉपर्टीज आप थोड़ी थोड़ी याद रखो क्योंकि सबके प्रॉपर्टीज एंड में जाके बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, क्योंकि सब पॉलीमर्स का याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आप अच्छे से याद रखो, 2-3 भी आपको याद हो गई तो आपको सफिशिएंट मार्क्स उसके मिल जाते हैं, किसके, प्रॉपर्टीज के। तो यहाँ पर मैंने आपको मैक्सिमम 4, 5, 6, 7 दे के रखे हैं। तो आप मतलब 2 से 3 भी अगर याद रख पा रहे हो तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आई विल नॉट प्रेफर यू कि आप 2 से 3 ही याद रखो। आई विल प्रेफर कि आप मैक्सिमम 4 याद रखो ताकि आपको 2 तो याद आ जाए एग्जाम्स में, ठीक है। चलो फर्स्ट क्या है प्रॉपर्टी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ, यानी जो पॉलीकार्बोनेट है ये स्ट्रेंथफुल पॉलीमर है, ठीक है ना, हार्ड पॉलीमर है। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसकी, कितनी है वो, 1.2 ग्राम्स पर cc, ठीक है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.58, ये आप याद रखोगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 230 टू 250 डिग्री सेल्सियस। टीजी वैल्यू, अब टीजी वैल्यू क्या होती है, ये ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, यानी कि एक कांस्टेंट आप समझ सकते हो टेम्परेचर। अगर उससे नीचे वो टेम्परेचर हो गया तो आपका जो है वो रबर बन जाएगा, जो भी मटेरियल है वो रबर बन जाएगा। एंड अगर उस टेम्परेचर के ऊपर आपका टेम्परेचर गया तो ग्लास बन जाएगा, ठीक है। दैट इज योर टीजी वैल्यू, यानी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वैल्यू, ओके। तो वो पॉलीकार्बोनेट की कितनी है, 145 डिग्री सेल्सियस, ओके। देन हाई हीट रेजिस्टिविटी, ये हीट को भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ओके। समझ में आ गया, मतलब बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है। इसमें से आप कौन सी इजीली याद रख सकते हो, देखो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ, ये तो दोनों मतलब ऐसे है कि राइम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो, ये याद रख सकते हो। थर्ड है आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि है 1.2 ग्राम्स पर cc, इजी टू रिमेंबर है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इतना भी आपने लिख दिया तो इट इज ओके। विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.58, वेल एंड गुड। मेल्टिंग पॉइंट आप याद रख सकते हो 230 टू 250 डिग्री सेल्सियस। ट्रांजिशन ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, अब मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया है उसके बारे में कि वो क्या होता है, इंटरेस्टिंग चीज है तो वो भी आपको याद रहनी चाहिए। दैट इज योर 145 डिग्री सेल्सियस इन दिस केस। देन हाई हीट रेजिस्टिविटी, ठीक है। आपके जितने याद रहे आप उतने लिख सकते हो प्रॉपर्टीज के अंदर। देन मैंने जैसे आपको बोला था कि एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको एमसीक्यूज में भी एप्लीकेशन के थ्रू पूछा जाता है कि कौन सा पॉलीमर है, ठीक है। तो वही एप्लीकेशंस आपको याद रखनी है। सीडी डीवीडीज मेकिंग, सीडी डीवीडीज के अंदर क्या यूज होता है, पॉलीकार्बोनेट यूज होता है। तो अब आप समझ सकते हो कि उसकी स्ट्रेंथ क्यों हम हाई बोल रहे थे, ओके। फॉर मेकिंग हेलमेट्स भी, हेलमेट भी एक टफ सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसमें भी पॉलीकार्बोनेट यूज होता है। सेल फोन, जो हम सेल फोन्स यूज करते हैं उसमें भी पॉलीकार्बोनेट का यूज है। देन बुलेट प्रूफ मटेरियल, अब आप समझ सकते होगे कि यस की मतलब कितना स्ट्रेंथफुल मटेरियल है हमारा पॉलीकार्बोनेट, क्योंकि बुलेट प्रूफ मटेरियल्स में भी यूज हो रहा है। हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है उसमें भी पॉलीकार्बोनेट यूज होता है। विंडोज वगैरह, यानी कि जितने भी मतलब हार्डकोर चीजें हैं उसके अंदर पॉलीकार्बोनेट यूज हो रहा है, मतलब ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये है 6 एप्लीकेशंस। क्वेश्चन में आप 2 to 3 भी लिख सकते हो, मतलब हमें कभी कभी दिया भी होता है क्वेश्चन में कि राइट 2 एप्लीकेशंस और रादर राइट 1 एप्लीकेशन, तो बहुत हो जाता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉलीमर खत्म, दैट इज योर पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाते हैं हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जो कि हमारा सेकंड टाइप ऑफ पॉलीमर है। अब बायोडिग्रेडेबल तो ये नेम से ही समझ में आ रहा है हमें। चलो उसमें प्रोसेस, सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस क्या होती है वो पढ़ लेते हैं। सो द प्रोसेस इन विच पॉलीमर मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू सिंपल हार्मलेस गैसियस प्रोडक्ट बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वाटर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस, यानी कि जो
पॉलीमर है या फिर पॉलीमर मटेरियल है, उसको हमें सिंपल पॉलीमर मतलब या फिर आप सिंपल मोनोमर भी आप कह सकते हो, लेकिन इंस्टेड आप ऐसा कहो कि सिंपल मटेरियल में अगर हमें उसे कन्वर्ट करना है तो जो प्रोसेस फॉलो की जाती है विद द हेल्प ऑफ सम एक्शन ऑफ एंजाइम्स, दैट इज योर बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस। ठीक है, आई विल रिपीट द डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच पॉलीमर मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू सिंपल हार्मलेस गैसियस प्रोडक्ट बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड वाटर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस। ठीक है, बहुत इजी है समझने के लिए, बहुत इजी है। केमिस्ट्री जो है ना, आप पूरी केमिस्ट्री इंजीनियरिंग की देख लो, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है लेकिन डिफिकल्ट टू रिमेंबर है। ठीक है, एंड वो रिमेंबर आपको तभी रहेगी आप जब ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करोगे वो चीज। ठीक है, तो बस मैं आपसे यही बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे फोकस से आप लेक्चर देखो। ठीक है, तो द प्रोसेस क्या है, अगेन हम देखते हैं बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच पॉलीमर मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू सिंपल हार्मलेस गैसियस प्रोडक्ट बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वाटर। ठीक है, तो ये हो जाता है बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस। और जो पॉलीमर्स हमें बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस से मिलते हैं दोज आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, है ना। तो ऐसे हमने पहले प्रोसेस एक्सप्लेन किया एंड उससे पॉलीमर का जो है डेफिनेशंस बना दिया। ठीक है, दैट इज पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड बाय बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस आर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिर्फ मतलब बायोडिग्रेडेशन के बारे में। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का, क्योंकि इसके अंदर ये 3 फैक्टर्स एक्सप्लेन करने आता है। ठीक है, आप पीवाईक्यूज भी देख सकते हो, ये 3 फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड स्पेसिफिकली इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है विच कम्स फॉर योर बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये 3 फैक्टर्स, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड नेचर ऑफ पॉलीमर। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मतलब ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 कंपोनेंट्स ही हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है बायोडिग्रेडेशन के। ठीक है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की जो भी बायोडिग्रेडेशन होती है उसके लिए ये 3 फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहले 2 तो बहुत सिंपल हैं, ज्यादातर मतलब भूलते कहाँ पर है हम, नेचर ऑफ पॉलीमर में, तो वो भी देखेंगे। फर्स्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे कि हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं एंड उसके अंदर एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो रहा है, तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मेन फैक्टर बन जाता है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हम मन से भी लिख सकते हैं, दैट इज अ बैक्टीरिया, अल्गी, फंजाई कंटेनिंग एंजाइम्स। ठीक है ना, तो ये हो जाता है फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर है आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन कौन सी हो सकती है, टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, पीएच अफेक्ट कर सकता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को, जो बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 2 फैक्टर्स जो कि अभी तक अफेक्ट कर रहे हैं। द मेन फैक्टर इज द नेचर ऑफ पॉलीमर। ठीक है ना, पॉलीमर का नेचर भी इंपॉर्टेंट है, वो भी अफेक्ट कर सकता है बायोडिग्रेडेशन को। तो उसमें कौन से पॉलीमर्स हैं, देखो, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर, एमॉर्फियस पॉलीमर, स्मॉल साइज्ड पॉलीमर, लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स, पॉलीमर चेन कंटेनिंग एटम्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, पॉलीमर कंटेनिंग बॉन्डिंग विच शुड बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड और ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर आपके पास 6 जो है ना नेचर ऑफ पॉलीमर्स हैं। मैक्सिमम में आपको याद नहीं रह रहे हैं तो आप 3 से 4 भी याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन देखो बहुत इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब हाइड्रोफिलिक पॉलीमर पढ़ने के लिए वर्ड्स थोड़े ऐसे लग रहे हैं लेकिन ईजी है, 2-3 बार आप पढ़ोगे तो लर्न हो जाएगा। क्या है, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर, एमॉर्फियस पॉलीमर, स्मॉल साइज। अब देखो जितना स्मॉल साइज होगा या फिर मतलब साइज, अगर साइज पे भी डिपेंड कर रहा है ना कि हमारा प्रोसेस कैसा होगा, बायोडिग्रेडेशन मतलब जितना कम साइज होगा उतना जल्दी प्रोसेस होगा, राइट। So that is the thing. Then more low molecular weight polymer, polymer chain containing atoms like nitrogen, sulfur and oxygen. And yes, अगर nitrogen, sulfur, oxygen ये atoms अगर हमारे polymer में present है, it also affect the condition. Then जो हमारी bonding है polymers के अंदर, जो भी bonding हो, covalent bonding like that, तो आपकी वो मतलब easily hydrolyzed और oxidized होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए मतलब break easily हो जानी चाहिए हमारी bonding, so कि हमारा biodegradation easily हो। So that is the nature of polymer के अंदर थिंग्स। ठीक है, तो ये हैं 3 फैक्टर्स एंड आई विल रिपीट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स हैं, स्पेसिफिकली इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है इन बायोडिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये हो गए 3 फैक्टर्स। उसके बाद आ जाता है हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमारा क्या है, PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट वैलरेट। ठीक है, तो इसको बायोपाल भी बोला जाता है, बट आप इसको मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट वैलरेट, दैट इज PHBV, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम है। ठीक है, एग्जाम्पल में बायोडिग्रेडेशन के आपको यही लिखना है। चलो अब रिएक्शन, जैसे हमने पॉलीकार्बोनेट के लिए पढ़ा वैसे ही हम PHBV के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें कैसे बनता है PHBV वो ध्यान देना है। तो सबसे पहले ग्लूकोज, ठीक है, हमारा जो रिएक्टेंट साइड में आएगा वो आएगा ग्लूकोज, उसके
अंदर जो एक बैक्टीरिया हमें, जैसे हमने बोला कि एंजाइम्स एंड लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो ही हमारा बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस जो है वो फॉलो करने वाले हैं। तो कौन सा बैक्टीरिया या फिर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें लेना है? कैलीजीनियस यूट्रोफस, ठीक है। कैलीजीनियस यूट्रोफस, ये आपको नेम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्मेंटेशन करेगा हमारे ग्लूकोज के साथ, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि नेम कैसे पड़ा पीएचबीवी का? ब्यूटेरेट वैलेरेट कहाँ से पड़ा? 3 हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड हमें मिल रहा है, क्योंकि ठीक है। उसके बाद जब हम इन दोनों का कंडेंसेशन करेंगे तो हमें पीएचबीवी मिल जाएगा, ठीक है। इजी रिएक्शन है, बिल्कुल टफ मत समझो वो बैक्टीरिया का नाम, क्योंकि वो मतलब सिंपल है, याद रह जाता है, 2-3 बार बोलोगे कैलीजीनियस यूट्रोफस तो अच्छे से याद रह जाएगा आपको। तो ग्लूकोज के अंदर जब हम कैलीजीनियस यूट्रोफस के साथ फर्मेंटेशन करेंगे, ठीक है, अगर देखो सपोज मतलब मैं बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन में बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा है, तब वहां पर आप ऐसे लिख सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक दैट, लेकिन प्रेफरेबल क्या है? कैलीजीनियस यूट्रोफस नेम मेंशन करना, ठीक है। चलो, जब आपका इसके साथ फर्मेंटेशन होगा ग्लूकोज के साथ तो आपको 3 हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड मिलेगा। अगेन उनके कंडेंसेशन के बाद आपको पीएचबीवी मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट योर पीएचबीवी का रिएक्शंस, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ पीएचबीवी भी इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉलीकार्बोनेट, अब आप याद कर पा रहे होगे, ठीक है। मतलब यही होता है, थोड़ा बहुत आपको ब्लर होता होगा वो डायग्राम, लेकिन मतलब याद रखो, इजी है। क्या था रिएक्टेंट के अंदर? दोनों साइड में फिनॉल था, बीच में CH3, ठीक है ना। उसके बाद क्या था? डाइफिनाइल कार्बोनेट था। इजी है, आप बार बार रिवाइज करते जाओगे ना तो बिल्कुल भी कोई चीज आपको मतलब भूलने ऐसा नहीं होगा। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ पीएचबीवी में क्या आएगा? देखो, ये है आपका स्ट्रक्चर। आप वही मैं बोलूंगी, प्रैक्टिस करो, अब भी थोड़ा सा रफ में लिख के देखो आपके पास। तो देखो, OCH अपर साइड में देखो ब्रांच में है CH3, देन CH2, देन C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये एक कंपाउंड है जो कि अटैच्ड है दूसरे कंपाउंड के साथ, जो कि है OCH, C2H5 है उसकी ब्रांचिंग में, एंड देन CH2 C डबल बॉन्ड O, ये है N टाइम्स एंड कनेक्टेड विथ OH ग्रुप, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, ये तो मैं आपको लर्न नहीं करा सकती, आपकी प्रैक्टिस आपको लर्न करा देगी। चलो, एप्लीकेशंस क्या क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के एप्लीकेशंस आपको बायो फील्ड के अंदर या फिर बायोलॉजी फील्ड के अंदर ज्यादा दिखेंगी, तो बस ऐसे ही आप ट्रिक से याद रखो, नहीं तो हर एप्लीकेशन, हर प्रॉपर्टीज, हर रिएक्शन जम्बलिंग हो जाएगी इस चैप्टर की। चलो, एप्लीकेशंस में क्या है? फर्स्ट, मेडिकल ऑब्जेक्ट्स। मेडिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने में, दैट इज इंजेक्शंस वगैरह, आप जो है ना यूज कर सकते हो बायोडिग्रेडेबल मतलब पॉलीमर्स को, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि मतलब मोल्डेड आर्टिकल्स, जो कि बहुत ज्यादा मोल्डेड आर्टिकल्स लाइक इन मेडिकल फील्ड यूज होते हैं ना, तो उनके अंदर सबसे ज्यादा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का यूज होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रख लो। मेडिकल फील्ड के अंदर सर्जरीज होती हैं, ऑपरेशंस वगैरह जो होते हैं, उनमें भी पॉलीकार्बोनेट का बहुत यूज, अगेन आई एम टेलिंग पॉलीकार्बोनेट, सॉरी, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का ज्यादा यूज है। देन फॉर शीट मेकिंग, जो शीट होती है ना उसके लैमिनेशन, प्रिंटिंग वगैरह में भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का यूज होता है। देन एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स में होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़े कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि आप याद रख सकते हो। प्रॉपर्टीज, नाउ प्रॉपर्टीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स इज 180 डिग्री सेल्सियस, ओके। आपके पॉलीकार्बोनेट का मेल्टिंग पॉइंट कितना था? 230 to 250 डिग्री सेल्सियस, राइट? एम आई राइट? देखते हैं, चलो ऊपर जाके। यस, 230 to 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसे आप कंपैरेटिवली याद रखोगे, आप बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट किसका? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का कितना है? 180 डिग्री सेल्सियस। देन थर्मो सॉफ्टनिंग पॉलीमर है ये। थर्मो सॉफ्टनिंग यानी कि वही थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स है। हाई क्रिस्टलिनिटी, ठीक है ना, क्रिस्टल नेचर के होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। चलो, अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का, जो कि है नेचुरल, बायोसिंथेटिक और सिंथेटिक, ठीक है। तो नेचुरल में ऑफ कोर्स ऑब्टेन्ड नेचुरली, एग्जांपल आपका वुड, सेल्यूलोज और प्रोटीन हो जाता है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में। देन बायोसिंथेटिक यानी कि ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो अभी जस्ट हमने एग्जांपल देखा था, फर्मेंटेशन प्रोसेस से हमने क्या बनाया? पीएचबीवी, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक, यस, ब्यूटेरेट वैलेरेट, जिसके अंदर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया यूज हुआ था उसके अंदर? कैलीजीनियस यूट्रोफस, ठीक है। चलो, बायोसिंथेटिक में ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, उसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो पीएचबीवी। सिंथेटिक यानी कि विच इज ऑब्टेन्ड सिंथेटिकली, कंप्लीटली आपको सिंथेटिकली उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके एग्जांपल्स हैं पॉलीलैक्टिक, पॉलीग्लाइकोलिक, पॉलीकैप्रोलैक्टोन, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो अगर क्वेश्चन आया सपोज फॉर क्लासिफाइंग दीज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है। नहीं आया तो आपको इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है।
चलो आगे आ जाते हैं हम हमारे थर्ड पॉलीमर के ऊपर, दैट इज आर कंडक्टिंग पॉलीमर। ठीक है, कंडक्टिंग पॉलीमर आपको डेफिनेशन बहुत इजीली याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो बहुत सिंपल है, द पॉलीमर विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिस पॉलीमर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट योर कंडक्टिंग पॉलीमर। देखो मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशंस जो है वो एक्सट्रैक्ट किए हैं। ठीक है ना, तो आपको बहुत ईजी जाएगा लर्न करने के लिए। सो द पॉलीमर्स विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग पॉलीमर। ओके, तो ये हो जाता है कंडक्टिंग पॉलीमर का डेफिनेशन। नाउ वी विल सी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स में आप क्या देख सकते हो, पॉलीमर शुड बी लीनियर। आपका जो कंडक्टिंग पॉलीमर होना चाहिए, इट शुड बी लीनियर। ओके, स्ट्रेट होना चाहिए। देन हाई प्लेनैरिटी एंड क्रिस्टलिनिटी। ठीक है, प्लेनैरिटी भी हाई होनी चाहिए एंड क्रिस्टल नेचर भी उसका हाई होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक रिंग्स, उसके स्ट्रक्चर के अंदर आपको एरोमेटिक रिंग्स दिखने चाहिए। कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड सिस्टम शुड बी प्रेजेंट। कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड सिस्टम यानी कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ट्रांसपॉली एसिटिलीन, ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, कंडक्टिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल हो जाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो अल्टरनेट प्रेजेंट है, तो बस वही अल्टरनेशन का हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड सिस्टम। ठीक है, तो आई होप आपको स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेट्स रिवाइज, पॉलीमर्स शुड बी लीनियर, high planarity and crystallinity, then presence of aromatic rings, then conjugation double bond system should be present। ठीक है, तो ये 4 स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं। देखो जो भी मैंने मेंशन किया है इंपॉर्टेंट, तो आप उसको इंपॉर्टेंट कंसिडर करो। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के अंदर मैंने वो 3 फैक्टर्स आपको बताए थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ट्रांसपॉली एसिटिलीन, अब ये किसका एग्जांपल हो जाता है, आपके कंडक्टिंग पॉलीमर्स का एग्जांपल हो जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन देखो, आपने स्ट्रक्चर तो देख लिया ऊपर कैसा है, सिंपल स्ट्रक्चर है, रफ स्ट्रक्चर नहीं है। तो सिर्फ आपको जो है अल्टरनेट बॉन्ड्स पे ध्यान रखना है एंड रिंग टाइप स्ट्रक्चर आपको मतलब दिखाना है, ऐसा याद रखो। ठीक है ना, कार्बन 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 ही प्रेजेंट है, नीचे हाइड्रोजन प्रेजेंट है आपका। चलो प्रिपरेशन देख लेते हैं आपके क्या था, ट्रांसपॉली एसिटिलीन। ठीक है, ट्रांसपॉली एसिटिलीन, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले लेना है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो बहुत इजी है ये, मतलब इथाइन आपने लिया है यहाँ पर, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH आपने ले लिया n टाइम्स। ठीक है, n नंबर ऑफ आपने अगर रिएक्टेंट्स ले लिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन में क्या देखता है एग्जामिनर, दैट इज योर कैटलिस्ट। ठीक है, दैट इज जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो जिगलर नट्टा कैटलिस्ट कौन सा है, मतलब क्या इसका मिक्सचर है, दैट इज TiCl4 + AlR3। कभी कभी आपका MCQs में पूछा जा सकता है कि जिगलर नट्टा कैटलिस्ट कंपोज्ड ऑफ व्हाट। ठीक है, तो आप लिख सकते हो TiCl4 + AlR3। ठीक है, इस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो। ओके, चलो ये है आपका जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, जो कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। ओके, तो आपको क्या मिलने वाला है, ट्रांसपॉली एसिटिलीन मिल जाएगा। ओके, यानी कि सिर्फ आप ऐसे ध्यान रखो मैं कि आपको बस जो एक बॉन्ड है ना वो टूट जा रहा है एंड वहां से आपको एक पॉलीमर मिल जा रहा है, दैट इज योर ट्रांसपॉली एसिटिलीन। ठीक है, नीचे जो है वही सेम रिएक्शन लिखी हुई है, नथिंग एल्स, जस्ट मैंने ट्रांसपॉली एसिटिलीन को अच्छे से मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया हुआ है। ओके, नथिंग एल्स, आप दोनों में से एक ही लिखना। ओके, चलो अब यहाँ पर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पॉलीमर्स आ जाते हैं, किसमें, कंडक्टिंग पॉलीमर्स के अंदर। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो वी विल नॉट लीव एनीथिंग, तो जस्ट आपको यही देखना है, इंट्रिंसिक पॉलीमर्स एंड एक्सट्रिंसिक पॉलीमर्स। सो द पॉलीमर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन देयर ओन आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक पॉलीमर्स। ये हमने अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। इंट्रिंसिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं, जो पॉलीमर्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन देयर ओन, खुद से ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दोज पॉलीमर्स आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक पॉलीमर्स। एक्सट्रिंसिक कौन से हो जाते हैं, द पॉलीमर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय डोपिंग प्रोसेस, हमें उनके अंदर डोपिंग करना पड़ती है, देन ओनली दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो दोज आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक पॉलीमर्स। ठीक है, वी विल रिपीट, इंट्रिंसिक पॉलीमर का मतलब द पॉलीमर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन देयर ओन, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक पॉलीमर। एक्सट्रिंसिक यानी द पॉलीमर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय डोपिंग प्रोसेस। ओके, सो दोज आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक पॉलीमर्स। अब यहाँ पर इन डोपिंग प्रोसेस पॉलीमर इज आइदर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। ठीक है, हमने जैसे P टाइप और N टाइप डोपिंग पढ़ी हुई है, तो बस उन्हीं P टाइप और N टाइप डोपिंग के लिए इधर बात हो रही है कि या तो पॉलीमर ऑक्सीडाइज होता है या तो रिड्यूस होता है, किसमें, डोपिंग प्रोसेस के अंदर। तो चलिए P टाइप डोपिंग के अंदर आपको कौन सा रिएक्शन शो करना है, देखो जो मेंशन किया हुआ है वो वाला रिएक्शन आपको शो करना है, दैट इज पॉलीमर चेन है। ठीक है, पॉलीमर चेन आप कैसे डिनोट कर सकते हो, CH ब्रैकेट के बाहर N। ठीक है, N टाइम्स, तो वो होता है आपका पॉलीमर चेन। एंड जब आप इसको रिएक्ट करते हो आयोडीन के साथ, अब आप बोलोगे आयोडीन ही क्यों, तो आगे मतलब जस्ट इस रिएक्शन के बाद जो मैं आपको बताऊंगी उसमें आपको समझ जाएगा क्यों आयोडीन यूज हो रहा है। चलो बता ही देती हूँ, इट इज ऑक्सीडेंट। ठीक है ना, ऑक्सीडेंट यहाँ पर यूज होता है, तो दैट इज कॉल्ड, क्योंकि इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है,
ओके तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स यूज होते हैं, दैट इज योर आयोडीन। तो यहाँ पर हम आयोडीन यूज करेंगे एंड ऑक्सीडेशन होगा। तो अब आप बोलोगे 3/2 ही क्यों लिया, क्योंकि यही मतलब आपको प्रोडक्ट के अंदर कैसा दिखाना है, I3- दिखाना है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर वो यूज होगा, CHN+ हो जाएगा एंड I3- हो जाएगा, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर बी टाइप डोपिंग। ओके एन टाइप डोपिंग के अंदर आपको वही चीज पॉलीमर चेन लेनी है, लेकिन यहाँ पर आपको रिड्यूसिंग रिएजेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन होगा एन टाइप के अंदर, तो वो है सोडियम, ठीक है। तो जस्ट सोडियम एंड यहाँ पर आपको रिडक्शन शो करना है। रिमेंबर यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आएगा वो पॉलीमर चेन के ऊपर आएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखो डिस्क्रिप्शन जो मैंने राइट कॉर्नर में लिखा हुआ है वो पी टाइप डोपिंग का है एंड नीचे जो है वो एन टाइप का है। पी टाइप आप समझ जाओगे तो एन टाइप भी इजीली हो जाएगा समझ। देखो फर्स्ट क्या है, इट इंक्लूड्स आईसीपीज विथ ल्यूइस एसिड, ठीक है। आईसीपीज जो है ना वो डोपिंग से रिलेटेड टर्म है, तो जस्ट अभी आपको उसके डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखो कि इट इंक्लूड्स आईसीपीज विथ ल्यूइस एसिड, ठीक है। अब हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, पी टाइप के अंदर ल्यूइस एसिड के साथ आईसीपीज इंक्लूड है, एन टाइप के अंदर ल्यूइस बेसिस के साथ आईसीपीज इंक्लूड है। देखो एन टाइप का फर्स्ट पॉइंट देखो, इट इंक्लूड्स आईसीपीज विथ ल्यूइस बेसिस, ठीक है, एंड इन पी टाइप इट इंक्लूड्स आईसीपीज विथ ल्यूइस एसिड। चलो पी टाइप के अंदर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स आर यूज्ड लाइक आयोडीन वेपर्स, आयोडीन आप लिख सकते हो, डिसॉल्व्ड आयोडीन डिसॉल्व्ड इन CCl4, ठीक है ना, एंड Br2 ब्रोमीन एंड योर FeCl3। तो ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स हैं। यहाँ पर क्या यूज होंगे, अगर यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो रिड्यूसिंग रिएजेंट्स यूज होंगे, ठीक है। दीज आर यूज्ड, एग्जांपल सोडियम, लिथियम एक्सेट्रा। यहाँ पर रिएक्शन में हमने सोडियम यूज करा है। देन यहाँ पर आप लिख सकते हो मेन पॉइंट, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर रिडक्शन टेक्स प्लेस, ओके। देन पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स ऑन पॉलीमर चेन, जैसे मैंने रिएक्शन में आपको दिखाया है, CH क्या है, आपकी पॉलीमर चेन है। तो जब रिएक्शन होगा पी टाइप वाला तो पॉलीमर चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा जैसे कि आपको दिख रहा है, एंड एन टाइप के अंदर नेगेटिव साइन होगा जैसे कि रिएक्शन में मेंशन्ड है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे पी टाइप और एन टाइप के पॉइंट्स, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या हो जाते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर्स के, देखो एप्लीकेशंस बहुत सिंपल आप लिख सकते हो, फॉर कंडक्टिंग तो ज्यादातर इलेक्ट्रिक रिलेटेड हो जाएंगे। फर्स्ट क्या है, फॉर मेकिंग रिचार्जेबल लाइट वेट बैटरीज, अगर आपको लाइट वेट बैटरीज डिजाइन करनी है एंड दोज मस्ट बी रिचार्जेबल ऑल्सो, तो आपको कंडक्टिंग पॉलीमर्स का यूज करना पड़ेगा। इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, उसके अंदर भी कंडक्टिंग पॉलीमर्स का यूज होता है। ऑप्टिकल डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर भी, सोलर सेल्स में भी, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ऑल्सो इन मेडिकल फील्ड फॉर ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो इतने सारे एप्लीकेशन हैं, आप ध्यान में रख सकते हो, कोई भी 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 याद रख सकते हो, फॉर व्हाट, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे 3 पॉलीमर्स कंप्लीट। तो हमने अभी तक पॉलीकार्बोनेट पढ़ लिया, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पढ़ लिया और कंडक्टिंग पॉलीमर पढ़ लिया। आई होप बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। अब फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट पॉलीमर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट पॉलीमर के अंदर इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, इसका जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है। तो क्या है देखो, it is a property in which material or polymer shows bright light of different colors when stimulated electronically is called as electroluminescence। यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपके पॉलीमर के अंदर प्रेजेंट होती है which shows bright light, ठीक है ना। अगर उसके ऊपर हम कोई भी लाइट इंटेंस करते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या मिलता है हमें, परफेक्ट लाइट, ब्राइट लाइट जो है ना उसके ऊपर दिखती है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस पॉलीमर। तो अगेन आई विल रिपीट द डेफिनेशन, इट इज अ प्रॉपर्टी इन विच मटेरियल और पॉलीमर shows bright light of different colors, ठीक है। डिफरेंट कलर्स की हमें लाइट मिलती है when stimulated electronically, ठीक है। when stimulated electronically इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। द पॉलीमर विच कंटेनिंग इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट पॉलीमर। जो भी पॉलीमर ये इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करता है ऑफ कोर्स उसको हम इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, दैट इज PPV, ओके। तो इसको आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है PHBV के साथ एंड ऑल। तो ये है PPV, इसका फुल फॉर्म है पॉलीपैराफिनोलिन विनिलीन, ओके। पॉलीपैराफिनोलिन विनिलीन, आप ऐसे याद रख सकते हो, इसको राइम कर रहा है पूरा आपका वर्ड फिनोलिन विनिलीन, ठीक है। तो चलो ये है PPV, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस पॉलीमर के एग्जाम्पल। तो प्रिकर्सर पॉलीमर यानी कि जो आपका प्रिकर्सर पॉलीमर होगा उस रिएक्टेंट साइड के अंदर उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। दैट इज एक आप देख सकते हो रिंग प्रेजेंट है, आपकी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, CH एंड CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। देन आप ऊपर देख सकते हो सल्फर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर N ऑक्टाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो जस्ट ये आपके वही आई विल से कि रिमेंबरिंग बेसिस पर है, जितना आप अच्छे से याद रख पाओगे आपको
स्ट्रक्चर आ जाएगा। चलो वैक्यूम के अंदर हमें इसको हीट करना होगा तो हमें जो है PPV मिल जाएगा। एंड PPV का जो स्ट्रक्चर है वो ईजी है एज कम्पेयर टू प्रिकर्सर, क्योंकि देखो इसके अंदर सिर्फ एक बेंजीन रिंग है एंड CH डबल बॉन्ड CH2 ही प्रेजेंट है, ऊपर का जो भी स्टफ है वो बाय प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज एन ऑक्टाइल SOH, तो ये आपके बाय प्रोडक्ट के अंदर आपको दिख जाएगा। दिस इज नथिंग बट योर रिएक्शन फॉर पॉलीपैराफिनोलिन विनिलिन, दैट इज अ PPV, ठीक है, जो कि आपका कौन सा पॉलीमर हो जाता है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट पॉलीमर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप रिएक्शन इजीली समझ में आ गई होगी। अब मैकेनिज्म देखते हैं, तो मैकेनिज्म में क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल शोज इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हमने पढ़े हुए हैं, तो उनके अंदर ये प्रॉपर्टी देखी जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, ओके। ऑब्टेन्ड बाय रेडियो एक्टिव रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, जब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को हम रेडियो एक्टिव कंडीशन के अंदर रिकम्बाइन करवाते हैं ना, तब हमें ये पॉलीमर मिलता है, ठीक है। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स विच रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोलाइट, ठीक है, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स विच रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोलाइट, इसी के वजह से हमें जो है ब्राइट लाइट मिलती है ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। चलो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, तो दो ही प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैंने मेंशन करी हुई हैं। जो PPV है यानी हमारा पॉलीपैराफिनोलिन विनिलिन, ओके, ये जो आपका पॉलीमर है इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो यह एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज बाय डोपिंग विथ आयोडीन देन अल्कली मेटल्स, ठीक है। अगर हम इस पॉलीमर को आयोडीन के साथ डोप करेंगे एंड देन अल्कली मेटल्स के साथ डोप करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अगेन आई विल रिपीट द प्रॉपर्टीज, PPV इज व्हाट, डायमैग्नेटिक मटेरियल, देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज बाय डोपिंग विथ आयोडीन देन अल्कली मेटल्स, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। चलो एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अब देखो कौन सा हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, तो इसके अंदर लाइट जो है ये वर्ड यूज किया हुआ है हमने, ठीक है, क्योंकि ब्राइट लाइट मिल रही है हमें डिफरेंट कलर्स की, तो उसी से रिलेटेड आपको एप्लीकेशंस लिखने होंगे, ठीक है। अब हर चीज को ऐसा मत करो कि लर्न ही करना है, आपको कंसेप्ट पता है, लाइक कंडक्टिंग, जैसे मैंने बताया कि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने एप्लीकेशंस के अंदर ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है ना मतलब लिखी, राइट। तो वैसे ही आपको, जैसे आप बायोडिग्रेडेबल है तो यानी मैंने क्या बताया आपको, बायोलॉजी से रिलेट करो, तो मेडिकल फील्ड के अंदर हमने ज्यादा एप्लीकेशंस बताई, तो वैसे ही। एंड ऑल्सो मैं वापस रिपीट करती हूँ किसका, पॉलीकार्बोनेट का। मैंने आपको क्या बताया उसकी प्रॉपर्टीज आपको, कि वो स्ट्रेंथ है, उसके अंदर हाई स्ट्रेंथ है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ है, यानी कि स्ट्रेंथफुल पॉलीमर है, तो हमने उसको हाई मतलब हार्डकोर चीजों के अंदर यूज किया, बुलेट प्रूफ मटेरियल्स के अंदर यूज किया, हेलमेट्स में यूज किया, हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स में यूज किया। देखो अब मुझे कंसेप्ट याद है तो एक ही बार पढ़ने से उसके मुझे सारे एप्लीकेशंस याद आ जा रहे हैं, तो ऐसे ही याद रखो। अब जैसे यहाँ पर इन दिस केस इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट कौन सा पॉलीमर पढ़ा हमने, PPV पढ़ा, ठीक है, पॉलीपैराफिनोलिन विनिलिन, लाइट। तो बस यही है, आपको इसके अंदर एप्लीकेशंस लाइट से रिलेटेड रखने होंगे। तो क्या है, फर्स्ट इन एरोलाइट डेकोरेशन, ठीक है, ये बहुत मॉडर्न चल रहा है आजकल, एरोलाइट डेकोरेशन, आप देख सकते हो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। एरोलाइट डेकोरेशंस के अंदर भी यूज होता है क्या, आपका PPV या फिर इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट पॉलीमर कह सकते हो। इन फोटोवोल्टाइक सेल्स के अंदर भी यूज होता है। इन हॉल डेकोरेशन ऑल्सो, LCPs लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले डिवाइसेस, इन इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट नाइट लैम्प, यानी कि सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर लाइट्स की हैं, ठीक है। तो दैट इज योर इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट पॉलीमर्स के एप्लीकेशंस, ओके। तो चलिए लास्ट फिफ्थ हमारे पास है पॉलीमर कंपोजिट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक इतना ज्यादा फोकस नहीं किया है तो यहाँ पर फोकस बढ़ा लो, इंपॉर्टेंट है, हर बार देखा जाता है ये क्वेश्चन पॉलीमर कंपोजिट का, ठीक है। बिलीव मी बहुत सिंपल है, जस्ट थोड़े से वर्ड्स आपको इधर थोड़े हाई दिख जाएंगे लेकिन बाकी इजी है। पॉलीमर कंपोजिट, इसको फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक भी बोला जाता है, ठीक है। तो पॉलीमर कंपोजिट के अंदर सिर्फ दो चीजें होती हैं, या तो पॉलीमर और उसके साथ होता है रीइंफोर्सिंग मटेरियल। रीइंफोर्सिंग मटेरियल क्या होता है, मतलब छोटे छोटे आप पार्टिकल फाइबर्स कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, पॉलीमर के अंदर प्रेजेंट, ओके। तो पॉलीमर एंड रीइंफोर्सिंग मटेरियल्स एज अ टू फेज मिक्सचर विथ इंटरफेसेस बिटवीन देम इज कॉल्ड एज पॉलीमर कंपोजिट। तो पॉलीमर कंपोजिट को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आपको सिर्फ ये दो ही चीजें याद रखनी है, पॉलीमर और रीइंफोर्सिंग मटेरियल, ठीक है। तो जब ये पॉलीमर और रीइंफोर्सिंग मटेरियल का मिक्सचर आप मतलब टू फेज मिक्सचर जब आप करोगे और इंटरफेस प्रेजेंट होंगे इनके बीच में, दैट इज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज योर पॉलीमर कंपोजिट, ठीक है। Again, I'll repeat, the polymer and reinforcing materials as a two-phase mixture with interfaces between them is called as polymer composite, ठीक है। अब जैसे मैंने आपका बताया कि दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं इसके,
पॉलीमर और रीइंफोर्सिंग मटेरियल, ठीक है। तो जो पॉलीमर का फेज होगा, अब ये पॉलीमर का फेज अलग होता है, रीइंफोर्सिंग मटेरियल्स के लिए फेज अलग होता है। जब ये दोनों फेजेस एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं तो जो मतलब कुछ ना कुछ इंटरफेस होता है इनके बीच में, तो वही होता है हमारा पॉलीमर कंपोजिट। अभी ये 3 बार हो गया रिवाइज, ठीक है, तो अब आपको भूलना नहीं है ये डेफिनेशन। चलो, अब जो ये पॉलीमर फेज होगा उसको हम मैट्रिक्स फेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रीइंफोर्सिंग कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर रीइंफोर्सिंग मटेरियल जो होगा वो फेज, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। समझ में आ गया? पॉलीमर के लिए मैट्रिक्स फेज, रीइंफोर्सिंग मटेरियल्स के लिए डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो मैट्रिक फेज और डिस्पर्स्ड फेज, ये 2 फेज याद रखना है आपको। ये देखो डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो दोनों भी आपको जो आपके मतलब बॉक्स टाइप दिख रहे हैं, दैट इज योर पॉलीमर फेज। उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं रीइंफोर्सिंग पार्टिकल। अब वो कोई भी साइज के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब अगर फाइबर्स टाइप है तो उसको हम रीइंफोर्सिंग फाइबर्स बोल देंगे, पार्टिकल टाइप है तो रीइंफोर्सिंग पार्टिकल्स बोल देंगे, ठीक है। तो बस यही आपको समझना है। ये देखो फर्स्ट बॉक्स को मैंने क्या नेम दिया है, पार्टिकल पॉलीमर कंपोजिट, जिसके अंदर पार्टिकल एज अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल प्रेजेंट है। और सेकंड वाले को नेम किया फाइबर पॉलीमर कंपोजिट, यानी कि फाइबर्स उसके अंदर प्रेजेंट है ना एज अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल, जस्ट फॉर दैट, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये डायग्राम आप बना दोगे ना तो बहुत मतलब एग्जामिनर खुश हो जाएंगे। चलो फंक्शंस देखो, अब जैसे वहां पर बायोडिग्रेडेबल में मैंने आपको 3 फैक्टर्स बताए थे, वैसे ही यहाँ पर ये फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ही बोलेंगे कि ये फंक्शंस भी लिखो, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, फंक्शंस ऑफ मैट्रिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन पॉलीमर कंपोजिट, यानी कि जो मैट्रिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं आपके पॉलीमर कंपोजिट के अंदर, तो वो क्या, उनके क्या क्या फंक्शंस है वो हमें मेंशन करने हैं। तो फर्स्ट इज टू बाइंड द रीइंफोर्सिंग पार्टिकल्स। अब मैट्रिक्स क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। देखो जैसे ये पॉलीमर है, पूरा फेज प्रेजेंट है, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, तो जो कि बाकी स्पेस बची हुई है, दैट इज योर मैट्रिक्स, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स का क्या फंक्शन है ये आपको बताना है। फर्स्ट इज टू बाइंड द रीइंफोर्सिंग पार्टिकल्स और फाइबर स्ट्रांगली। जो भी उसके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है या फाइबर प्रेजेंट है, उनको बाइंड करने का काम करता है हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स एज मीडियम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अप्लाइड लोड टू द डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अप्लाइड लोड, यानी कि अगर कोई भी लोड अप्लाई हुआ है तो मतलब उसको इजीली मतलब पूरे फेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम क्या होता है, हमारे मैट्रिक्स का होता है, ठीक है। आई रिपीट, इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अप्लाइड लोड टू द डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज कौन सा था आपका, रीइंफोर्सिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स का था, ठीक है। चलो, थर्ड फंक्शन, इट कीप्स द रीइंफोर्सिंग फाइबर्स इन प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर हाई स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, ठीक है। प्रॉपर ओरिएंटेशन में रखने का काम भी उन फाइबर्स और पार्टिकल्स का किसमें है, कौन करता है, मैट्रिक्स करता है, ठीक है। चलो, लास्ट फंक्शन, इट प्रिवेंट्स प्रोपगेशन ऑफ क्रैक्स ड्यू टू प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी की वजह से जितने भी क्रैक्स वगैरह आने के चांसेस होते हैं उनको रिड्यूस करता है हमारा मैट्रिक्स। सो वी विल रिपीट दिस 4 फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ मैट्रिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन पॉलीमर कंपोजिट। फर्स्ट क्या है, to bind the reinforcing particles or fibers strongly. Second, it acts as medium for distribution of applied load to dispersed phase. Then it keeps the reinforcing fibers in proper orientation for high strength development. Fourth is it prevents propagation of cracks due to plasticity. So I hope ये फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट्स, जैसे पार्टिकल और फाइबर, ठीक है, वो ही है। तो पार्टिकल रीइंफोर्समेंट एंड फाइबर रीइंफोर्स कंपोनेंट्स, या फिर आप यहाँ पर भी फाइबर रीइंफोर्समेंट लिख सकते हो, या फिर पार्टिकुलेट कंपोजिट्स, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, बट फाइबर और पार्टिकल से रिलेटेड होते हैं हमारे क्या, कंपोजिट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंपोजिट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो इजीली कैसे हो जाएगा, फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे किसको, पार्टिकल रीइंफोर्समेंट को। तो अब हमें पता है पार्टिकल रीइंफोर्समेंट में पार्टिकल प्रेजेंट हो गया एज व्हाट, रीइंफोर्सिंग मटेरियल, एंड फाइबर के अंदर फाइबर प्रेजेंट होंगे। तो बस उतना ही हमें अच्छे से लिखना है। देखो, पार्टिकल रीइंफोर्समेंट में क्या है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड और एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स बॉडी। मैट्रिक्स बॉडी के अंदर पार्टिकल्स वो डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर एम्बेडेड होंगे, ओके। मेटालिक और नॉन मेटालिक पार्टिकल्स कैन बी एडेड टू पॉलीमर मैट्रिक्स टू इंप्रूव मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। मेटालिक और नॉन मेटालिक पार्टिकल्स को ऐड किया जाता है पॉलीमर के अंदर ताकि उनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो पाए या फिर इंप्रूव हो पाए, ठीक है। सो दैट इज योर पार्टिकल रीइंफोर्समेंट, ठीक है।
ठीक है। तो बहुत बेसिकली आपको थिंग्स को याद रखना है। जैसे पार्टिकल के बारे में अगर बात हो रही है तो बस आपको ये लिखना है कि आपके जो मैट्रिक्स बॉडी है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है। एंड अगर फाइबर की बात होगी तो वहां पर हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर हमारे फाइबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम कंपोजिट्स की बात कर रहे हैं। चलो पार्टिकल रीइंफोर्समेंट अगेन रिवाइज करते हैं। दीज आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड और एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स बॉडी। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पार्टिकल्स कैन बी एडेड टू पॉलीमर मैट्रिक्स टू इंप्रूव मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हम मेटेलिक या नॉन मेटेलिक पार्टिकल्स यूज कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये जो है कार्बन ब्लैक, रीइंफोर्स्ड रबर शो एंड ऑल, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो देखो ऊपर मैंने पेंसिल में बहुत इजी वे में एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। किसके लिए, पार्टिकल के लिए। कौन से हैं, देखो कार्बन ब्लैक, मेटल ऑक्साइड, माइका, मेटल प्रोसेस एंड मेटल कार्बाइड्स, ठीक है ना। तो ये है एग्जांपल्स फॉर योर पार्टिकल्स। इसमें से दो आप याद रख लो, बहुत हो जाएंगे, कार्बन ब्लैक और मेटल ऑक्साइड, ठीक है। कार्बन ब्लैक मेटल ऑक्साइड, कार्बन ब्लैक मेटल ऑक्साइड, ये याद हो गए आपके पार्टिकल कंपोजिट के लिए। अब फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट में देखो वही लिखना है, दे आर कंपोज्ड ऑफ फाइबर्स एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स मटेरियल, ठीक है। ज्यादा टॉपिक को टफ मत करो, टफ करोगे तो आपको मतलब कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल रखो, आपका जो डायरेक्शन है ना सोचने का वो सिंपल रखो। तो यहाँ पर वही चीज, फाइबर्स अगर होंगे मैट्रिक्स मटेरियल के अंदर तो फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट हम उसको बोलेंगे। अब दीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कैसे, कंटिन्यूअस अलाइंड, डिसकंटिन्यूअस अलाइंड और डिसकंटिन्यूअस रैंडमली ओरिएंटेड फाइबर, ठीक है ना। तो फाइबर जो होते हैं, फाइबर का मैंने आपको डायग्राम कैसे दिखाया था, देखो ये सेकेंड वाला जो बॉक्स है ये फाइबर्स के लिए है। तो ये आप देख सकते हो, ये मतलब यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं एंड लाइक मतलब कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस या फिर रैंडम भी इनका मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। आई होप कि आप इमेजिन कर पा रहे हो। तो जस्ट ये टाइप्स हमें यहाँ पर मेंशन करना है, नथिंग एल्स। एग्जाम्पल के अंदर हम यहाँ पर, अब मैंने इसका जो है एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे पेंसिल में, ग्लास फाइबर, कार्बन फाइबर, एरोमेड फाइबर, सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर, ठीक है। या फिर आप सिंपल अब यहाँ पर भी दो ही याद रखो, ग्लास फाइबर और कार्बन फाइबर, ठीक है। वहां पर हमने क्या याद रखा था, कार्बन ब्लैक और क्या था, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, माइका भी था उसके अंदर। यहाँ पर हमें ग्लास फाइबर और कार्बन फाइबर यूज कर एग्जांपल्स लिखने हैं, किसके, फाइबर रीइंफोर्स कंपोनेंट्स के, कंपोजिट्स के, ओके। चलो अब टेक्निक क्या हो जाती है इसकी, टेक्निक देख लेते हैं एक बार। तो रेजिन इज कोटेड ऑन फाइबर क्लोथ और फाइबर मैट ऑन बोथ द साइड्स। रेजिन जो है फाइबर क्लोथ या फाइबर मैट है एक हमारे पास, या फिर एक समझ लो कि फाइबर का एक मतलब एक क्लोथ टाइप है, उसके ऊपर और नीचे हमें रेजिन कोट करना है, ठीक है, बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स वी हैव टू कोट रेजिन, ठीक है। आई रिपीट, रेजिन इज कोटेड ऑन फाइबर क्लोथ और फाइबर मैट ऑन बोथ द साइड्स। देन रोलर्स आर यूज्ड टू स्प्रेड द रेजिन यूनिफॉर्मली। रोलर्स से क्या कर देंगे हम, उस रेजिन को स्प्रेड कर देंगे उस पर्टिकुलर क्लोथ के ऊपर यूनिफॉर्मली, ठीक है। अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ रेजिन फाइबर मटेरियल्स आर अरेंज्ड। तो ऐसे जैसे हमने रोलर से अब एक रेजिन को यूनिफॉर्मली अरेंज किया, वैसे ही हम बहुत सारे रोलर्स रेजिन फाइबर मटेरियल को अरेंज करेंगे इन अल्टरनेटिव लेयर, ठीक है, विथ सेम और डिफरेंट ओरिएंटेशन फॉर गेटिंग प्रॉपर थिकनेस, देन पासिंग थ्रू मोल्ड फॉर प्रॉपर टेम्परेचर। तो ऐसे जो है हम प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, फाइबर और पार्टिकल कंपोजिट, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब स्ट्रक्चरल कंपोजिट्स के बारे में बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं। अदरवाइज यहाँ तक अगर आपने कर लिया है एंड अगर आपको क्वेश्चन आया है किसके ऊपर, आपके यही टॉपिक के ऊपर, दैट इज योर पॉलीमर कंपोजिट, तो आप सिर्फ देखो ये डेफिनेशन लिखो, मैट्रिक्स फेज और डिस्पर्स्ड फेज ये मेंशन करो, ये डायग्राम दिखाओ, फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट्स अगर पूछा है तो ये लिखो। अदरवाइज बहुत कंप्लीट हो जाता है आपका ये आंसर, फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको इसमें, ठीक है। अगर टेक्निक पूछी है तभी लिखना, क्लासिफिकेशन के आगे तभी आना अगर मेंशन हो तो, नहीं तो फंक्शंस तक ही आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। चलो स्ट्रक्चरल कंपोजिट्स अगर पूछा है तो क्या लिखेंगे हम, 2 टाइप्स, लैमिनार और सैंडविच्ड, ठीक है। लैमिनार में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ शीट्स और पैनल्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सीमेंटेड टुगेदर विद अ रेजिन। इसी के बारे में बात हो रही है, जिसमें हम सिर्फ स्ट्रक्चरली वो कैसे मतलब डिजाइन होता है, या तो लैमिनार होता है या तो सैंडविच्ड होता है। तो लैमिनार यानी कि शीट्स या फिर पैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ सीमेंटेड यानी कि मिक्स्ड होते हैं, लाइक इन रेजिन, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं लैमिनार स्ट्रक्चर। इसके लिए अंदर प्लाईवुड, प्ले नहीं है, प्लाईवुड एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी, ठीक है। चलो सैंडविच्ड में क्या है, ऑफ कोर्स इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग आउटर शीट सेपरेटेड बाय अ लेयर ऑफ लेस डेंस मटेरियल।
विच इज कॉल्ड एज कोर। बीच में एक लेस डेंस मटेरियल होगा जिसको हम कोर बोलेंगे, एंड ऊपर और नीचे क्या होगा, बोथ साइड्स में स्ट्रॉन्ग आउटर शीट प्रेजेंट होगी, सो इसको हम बोलते हैं सैंडविच्ड। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चरल कंपोजिट्स हो जाते हैं, लैमिनार और सैंडविच्ड। ओके, अब प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं हमारे कंपोजिट्स के। तो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, देन लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, then high dimensional stability, high tensile strength, high heat stability, higher working temperature, better abrasion of wear resistivity and better toughness and impact strength। इतना पढ़ के मेरे इतना तो ध्यान में आ गया कि ये भी जो है हार्डकोर मटेरियल यानी हाई स्ट्रेंथ है इनकी। ओके, तो हाई स्ट्रेंथ है तो इनका मतलब उस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई हीट स्टेबिलिटी, ठीक है ना, हायर वर्किंग टेम्परेचर, फिर टफनेस भी इनकी हाई हो जाती है। एंड यस, एक चीज़ और याद रख सकते हो कि इनके प्रोडक्शन में कॉस्ट जो है वो कम लगता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो जाती है आपके कंपोजिट्स की। एप्लीकेशंस देख लेते हैं, तो दे आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल पार्ट्स, रेसिंग व्हीकल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब जैसे हार्ड है, स्ट्रेंथ वगैरह हाई है, तो हम इसको हार्ड चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट्स, बोट्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं, स्पोर्ट गुड्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेरियस टॉयज। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बॉडीज ऑफ रेफ्रिजरेटर, कूलर्स एंड ऑल, तो यहाँ पर यूज हो रहे हैं हमारे क्या, कंपोजिट्स। ओके, सो यहाँ तक जो है हमारा पॉलीमर का चैप्टर कंप्लीट होता है। इस यूनिट के अंदर जो पॉलीमर का चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे पॉलीमर्स, बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन करने की ट्राई किया है, जस्ट आप थोड़ा सा और रीड कर लोगे तो आपको हो जाएगा, लर्न हो जाएगा हर चीज़। अब आ जाते हैं हमारे इसी यूनिट के सेकेंड पार्ट के ऊपर, दैट इज हमारा नैनो मटेरियल्स। अब नैनो मटेरियल्स तो बहुत ईजी हो जाता है ये पार्ट, स्टार्टिंग में तो बस क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन ही है, तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट इज योर नैनो मटेरियल्स। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, अब नैनो मटेरियल्स को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी यूज होगी, तो नैनो टेक्नोलॉजी को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो देखो, इट इज डिफाइंड एज द स्टडी एंड यूज ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर इन साइज। जिस भी पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज में है, उस पार्टिकल की स्टडी को हम नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सो द टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं इन विच वी स्टडी द यूज ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो मटेरियल ये दोनों भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, देन नैनो मटेरियल। अब नैनो मटेरियल क्या है, वही व्हेन एटलीस्ट 1 डायमेंशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मटेरियल इज इन द रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर, देन सच अ मटेरियल इज कॉल्ड एज नैनो मटेरियल। यानी कि कोई भी मटेरियल जिसका अब 3 डायमेंशंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हो, मतलब समझने के लिए मैं कहती हूँ लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अगर ये आपके 3 डायमेंशंस हैं, तो उनमें से कोई भी अगर एक डायमेंशन आपके नैनो मटेरियल की रेंज में है या फिर नैनो मीटर्स के रेंज में है, तब आप उसको क्या कह सकते हो, नैनो मटेरियल। एंड 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर्स, वी ऑल नो। ठीक है, आई होप दोनों डेफिनेशंस इजीली लर्न हो गए होंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, एंड 3 डायमेंशन भी है। तो बेस्ड ऑन डायमेंशन ही हमें क्लासीफाई करने होते हैं नैनो मटेरियल्स। तो चलिए, फर्स्ट क्या है, 0 डायमेंशनल नैनो मटेरियल। तो इसका क्या है, द नैनो मटेरियल्स हैव ऑल डायमेंशंस विद इन नैनो स्केल रेंज, यानी कि सारे के सारे डायमेंशंस जो होंगे वो किस में होंगे, आपके नैनोमीटर्स के रेंज में होंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पर 0 डायमेंशनल बोला है, तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ के नहीं जाएंगे वो स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे कि कोई भी डायमेंशन जो है वो नैनो मीटर की रेंज में नहीं है ना, तो वो हो जाता है गलत। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो भी डायमेंशंस हो, तीनों की तीनों डायमेंशंस जो है वो हमारी नैनो स्केल की रेंज में होने चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, 0 डायमेंशनल नैनो मटेरियल। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन रिवाइज करोगे तो इजीली लर्न हो जाएगा। क्या है, द नैनो मटेरियल्स हैविंग ऑल डायमेंशंस विद इन नैनो स्केल रेंज एंड लार्जर देन 100 नैनोमीटर। ये याद रखो, 100 नैनोमीटर से लार्जर हो जाने चाहिए। ठीक है, दिस आर नोन एज व्हाट, 0 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये सब एक सिंगल पॉइंट में कन्फाइंड होंगे। ओके, चलो एग्जाम्पल क्या हो जाता है, क्वांटम डॉट्स, पार्टिकल्स, हेट्रोजीनियस पार्टिकल्स एक्सेट्रा। तो आप क्वांटम डॉट्स ये एग्जाम्पल याद रख सकते हो फॉर 0 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स। ओके, देन वी हैव 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल। तो 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल के अंदर क्या है, दीज आर द नैनो मटेरियल्स हैविंग ग्रोन अलोंग 1 डायमेंशन बियॉन्ड नैनो स्केल, यानी कि एक डायमेंशन जो होगा वो नैनो स्केल की रेंज में होगा, सिर्फ एक डायमेंशन जो होगा वो नैनो स्केल की रेंज में होगा, तब हम उसको बोलेंगे 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल। समझ में आ गया, सो दीज आर द नैनो मटेरियल्स हैविंग ग्रोन ऑल 1 along 1 डायमेंशन बियॉन्ड नैनो स्केल। ओके,
चलो, इट हैज़ ओनली वन पैरामीटर दैट इज आइदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, नैनो वायर्स, नैनो रॉड्स, नैनो ट्यूब्स एक्सेट्रा। चलो, टू डायमेंशनल नैनो मटेरियल के अंदर टू डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स हैव टू डायमेंशंस आउटसाइड द नैनो स्केल, ठीक है ना, टू डायमेंशंस आउटसाइड द नैनो स्केल। इट हैज़ ओनली लेंथ एंड ब्रेथ लाइक पैरामीटर। तो इसके अंदर एग्जाम्पल आप CNTs का ले सकते हो। आगे जाके अभी इसी के बाद का टॉपिक है CNT, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स बोला जाता है उनको। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है 2 डायमेंशनल नैनोमीटर्स हैं। देन नैनो प्लेट्स एंड नैनो शीट्स, ये भी 2 डायमेंशन के अंदर आ जाते हैं। देन 3 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स, दीज नैनो मटेरियल्स आर बल्क नैनो मटेरियल्स विच आर नॉट कन्फाइंड टू नैनो स्केल इन एनी डायमेंशन, ठीक है। तो कोई भी डायमेंशन आपकी ये नैनो स्केल के अंदर नहीं होगी। तो इट हैज़ ऑल 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो फुलेरिन, बंडल्स ऑफ नैनो ट्यूब्स एक्सेट्रा, ठीक है। फुलेरिन आप याद रख सकते हो। तो चलो एग्जाम्पल्स जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। 0 के लिए है आपका क्वांटम डॉट, 1 डायमेंशन के लिए नैनो वायर्स, नैनो रॉड, नैनो ट्यूब्स। देन 2 डायमेंशन के लिए CNTs आप याद रख सकते हो, नैनो शीट्स, नैनो प्लेट्स। 3 डायमेंशन में फुलेरिन्स आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलो, अब है ग्राफीन और फुलेरिन, इनके बारे में स्टडी करना, इनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज वगैरह पूछी जाती हैं। तो चलो ग्राफीन के बारे में पढ़ते हैं, जिसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऊपर नजर आ रही है, दैट इज C6। इट इज इक्वल टू व्हाट, ऑफकोर्स ग्राफीन के अंदर कार्बन जो है 6 प्रेजेंट होते हैं। तो 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे याद रखोगे, अगेन 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1, ठीक है। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली याद रखनी होगी ग्राफीन की। तो ये क्या है, इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम ऑर्गेनाइज्ड हेक्सागोनल लैटिस विच इज नोन एज ग्राफीन। ग्राफीन को आप डिफाइन कैसे करोगे, देखो, इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स ऑर्गेनाइज्ड हेक्सागोनल लैटिस, यानी कि सिंगल लेयर होती है कार्बन एटम की, ठीक है। लेकिन वो कैसे अरेंज होती है, हेक्सागोन में अरेंज होती है, ठीक है, हेक्सागोनल लैटिस के अंदर। देन इट इज कॉल्ड एज योर ग्राफीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी sp2 टाइप हो जाती है। तो ऑल कार्बन एटम्स इन ग्राफीन आर sp2 हाइब्रिडाइज, जितने भी यानी कि 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कितने होते हैं, मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। तो बॉन्ड एंगल, जो कार्बन्स के बीच के अंदर बॉन्ड एंगल होता है, दैट इज 120 डिग्रीज, ठीक है। तो ग्राफीन में आपको बॉन्ड एंगल याद रखना है 120 डिग्रीज। देन बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, 0.142 नैनोमीटर, किसकी, ग्राफीन के अंदर। देन हाई थर्मल रेजिस्टिविटी, यानी कि हीट को मतलब हाईली रेजिस्ट कर सकता है हमारा ग्राफीन। देन गुड फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी हम गुड कह सकते हैं। बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देन इट इज थिन बट स्ट्रॉन्गेस्ट एटम, यानी ये अभी तक अगर हम देखें तो ग्राफीन से स्ट्रॉन्गेस्ट एटम कोई नहीं है। आप इसको रिसर्च कर सकते हो विकिपीडिया के अंदर। ग्राफीन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एटम है, ठीक है, और उतना ही थिन भी है, समझ में आया। तो बहुत ज़्यादा मतलब एक शीट लाइक ही है, जैसे अपने डिफाइन कैसे किया था इसको, इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना, सिंगल लेयर है कार्बन एटम्स की, जो कि एक हेक्सागोनल लैटिस के अंदर अरेंज्ड है, उसको हम ग्राफीन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा थिन स्ट्रक्चर है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट एटम है, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गए प्रॉपर्टीज। एप्लीकेशंस क्या क्या हो जाते हैं, सो इन सोलर सेल्स फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स, फॉर मेकिंग बैटरीज, फॉर मेकिंग ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड, फॉर गैस स्टोरेज, इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज सेंसर फॉर गैस डिटेक्शन। तो यहाँ पर आप छोटे मोटे एप्लीकेशंस याद रख सकते हो, जैसे कि सोलर सेल्स में यूज होता है, बैटरीज के अंदर यूज होता है, गैस को स्टोर करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे हो जाते हैं क्या, एप्लीकेशंस फॉर योर ग्राफीन। देन एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स हमने पढ़े थे 11th-12th के अंदर। तो वही चीज, कार्बन क्या है, इट इज नॉट स्टेबल, कार्बन क्या है, इट इज नॉट स्टेबल बट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय फॉर्मिंग मल्टी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशंस कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ग्राफीन, फुलेरिन एंड ऑल, ये सब क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ही है, ठीक है। तो अगर सपोज आपको इसका डेफिनेशन आ जाए तो ये इसके लिए मैंने लिखा हुआ है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं हम फुलेरिन के ऊपर। इसको फुलेराइट भी बोला जाता है, बकी बॉल भी बोला जाता है, ठीक है। तो लेजर वेपराइजेशन ऑफ ग्राफाइट रॉड, इससे हमें क्या मिलता है, फुलेरिन मिलता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ फुटबॉल टाइप आपका डायग्राम होता है, ठीक है। तो अगर आपको डायग्राम आए एग्जाम में तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना होगा उसको। आपको यहाँ पर जो डबल बॉन्ड्स हैं वो भी अल्टरनेट टाइप में शो करने होंगे, ठीक है। चलो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फुलेरिन की। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 0.7 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो अगर ग्राफीन से कंपेयर करें बॉन्ड लेंथ तो कितनी होगी,
बॉन्ड लेंथ ग्राफीन की थी 0.148, ठीक है, 0.148 नैनोमीटर थी एंड यहाँ पर हो गई है 0.7 नैनोमीटर, ठीक है। डेंसिटी कितनी है इसकी 1.65 ग्राम पर सीसी है। देन इट हैज़ अ केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि आप फुटबॉल कंसीडर कर सकते हो, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट हैज़ FCC स्ट्रक्चर, ठीक है। देन इट हैज़ 12 पेंटागॉन्स एंड 20 हेक्सागॉन्स। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा था 12P एंड 20H, तो यहाँ पर 12 पेंटागॉन्स होते हैं एंड 20 हेक्सागॉन्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसीलिए स्ट्रक्चर जो है एक बार ये देख लो, ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी टाइप की फुटबॉल बनानी है, नो, रॉन्ग हो जाएगा। आपको करेक्ट पेंटागॉन हेक्सागॉन जो है वो शो करने होते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है कंप्लीट करेक्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो आप देख लेना। सो प्रॉपर्टीज में क्या देख लिया, बॉन्ड लेंथ देख ली 0.7 नैनोमीटर, डेंसिटी 1.65 ग्राम पर सीसी, देन इट हैज केज लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज FCC स्ट्रक्चर, देन इट हैज 12 पेंटागॉन्स एंड 20 हेक्सागॉन्स वेयर एनी 2 पेंटागॉन्स शुड नॉट टच ईच अदर, ठीक है ना, 2 पेंटागॉन्स एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर होता है फुलरीन का। C60 इज मोर स्टेबल, यानी कि कार्बन के हमारे पास कौन से फॉर्म्स हो जाते हैं, तो C60, C70 और C78 होते हैं, तो उसमें से C60 जो है वो मोर स्टेबल होता है फुलरीन के केस में। देन इट एक्ट्स एज सेमीकंडक्टर। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको मेंशन कर दी हैं, कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। देन ये थी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं मेन प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो वो है अंडरगो फोटो डिसोसिएशन प्रोसेस, ठीक है, तो वो फोटो डिसोसिएशन प्रोसेस है। देन इट पार्टिसिपेट इन कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में भी फुलरीन पार्टिसिपेट करता है। इन C60 देयर 30 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एंड आर इक्विवेलेंट, ठीक है, एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन पुअर एरोमेटिक नेचर बट शो हाई अल्कीन प्रॉपर्टी, ठीक है। एरोमेटिक नेचर इतना कुछ मतलब स्पेशल नहीं है फुलरीन के अंदर, लेकिन हाँ अल्कीन प्रॉपर्टी हाई शो करता है। देन सेमीकंडक्टर एक्ट्स एज सुपर कंडक्टर, समझ में आ गया, सेमीकंडक्टर एक्ट्स एज सुपर कंडक्टर इन फुलरीन के। सो आई होप समझ में आ गए होंगे सारे के सारे प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज CNTs। जैसे अभी मैंने आपको बताया था जब हम नैनो मटेरियल्स के टाइप्स पढ़ रहे थे तब, तो वही चीज़ CNTs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 डायमेंशनल नैनो मटेरियल है ये। तो मैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में यूँ बता रही हूँ क्योंकि हर पेपर में आप इसको देखोगे 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर बनता ही है। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, जस्ट फोकस करो। CNTs का फुल फॉर्म कार्बन नैनो ट्यूब्स, ठीक है, 2 डायमेंशन नैनो मटेरियल है, हमने पहले ही पढ़ा है। तो ये क्या है, इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो देखो ग्राफाइट शीट हमने अभी पढ़ी, ग्राफीन पढ़ा, राइट। तो जो ग्राफाइट शीट होती है, अगर उसको आप रोल करो, जैसे कि अगर सपोज एक पेपर ले लो आप हाथ में एंड पेपर को ऐसे रोल करो जैसे आप चार्ट रोल करते हो, ठीक है ना, तो बस वैसे ही अगर आपके हाथ में ग्राफाइट शीट है एंड उसको आपने रोल कर दिया तो वो आपका CNT बन जाता है ना, सिंपल। बस इतना ही आपको लिखना है। कैसे लिखा है मैंने डेफिनेशन देखो, CNT कैन बी इमेजिन टू बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग अ ग्राफाइट शीट जस्ट लाइक रोलिंग ऑफ पेपर इनटू सिलेंडर फॉर्म, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ CNTs कौन से हैं, सिंगल वॉल्ड CNT और मल्टी वॉल्ड CNT। तो सिंगल वॉल्ड CNT को हम SWCNT बोलते हैं, मल्टी वर्ल्ड को MWCNT बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगल वर्ल्ड CNT का मतलब क्या है, सिर्फ एक सिंगल फोल्डिंग होगी किसकी, ग्रेफाइट शीट की, और मल्टी वर्ल्ड के अंदर ऑफ कोर्स मल्टीपल रोल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, जो ग्रेफाइट शीट है आपकी तो वो कुछ ऐसे दिखती है, एंड SWCNT यानी सिंगल वर्ल्ड CNT के अंदर सिर्फ आपको एक रोल दिखेगा, और मल्टी वर्ल्ड CNT के अंदर आप देख सकते हो कि आपको मल्टीपल जो अंदर है ना रोल्स दिखते होंगे, ठीक है ना, SWCNT और MWCNT। आई होप आप इसके अंदर डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो। ये होगा मेन टाइप्स किसके, आपके CNT के। अब आपको पूछा जाता है सिंगल वॉल्ड CNT के क्लासिफिकेशंस, तो वो है ये, बहुत सिंपल है, देखो बस इतना ही टॉपिक था ये। क्या है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल वॉल CNT, जिगजैग, आर्मचेयर और हेलिकल। तो जिगजैग में आप ऐसा जिगजैग स्ट्रक्चर दिखा सकते हो, इट इज अकाइरल एंड सेमीकंडक्टर। बस यही इतना ही लिखना है आपको, कुछ और इसके अंदर नहीं लिखना है। क्या लिखना है, इट इज अकाइरल और एक्ट्स एज सेमीकंडक्टर, ठीक है। फिर आर्म चेयर जो है उसका स्ट्रक्चर आप कुछ ऐसा देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल के अंदर होता है, ठीक है। एंड यस इट इज अकाइरल, इट शोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, अकाइरल ही है एंड इट शोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फिर है हेलिकल, यानी कि हेलिकल फॉर्मेट में होगा, इट इज काइरल, ठीक है, ये अकाइरल नहीं है, जो हेलिकल वाला है वो काइरल है एंड सेमीकंडक्टर है। तो इस अंडरस्टैंडिंग में याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, जिगजैग और हेलिकल तो सेम ही है ना लिखना, बस अकाइरल और काइरल का डिफरेंस है, और आर्म चेयर जो है उसमें अकाइरल सेम है, जस्ट इट शोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये आपको लिखना है, ओके। सो आई होप ये क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल वॉल CNT भी समझ में आ गया होगा। बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो
प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन, जैसे कि हर टॉपिक के बाद हम प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सीएनटी क्या है? हाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी हाईली कंडक्ट हो जाएंगे हमारे सीएनटीज के अंदर। देन हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, ठीक है, स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है हमारे सीएनटीज की। देन लो थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट, देन हायर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हो जाती हैं सीएनटीज की। एप्लीकेशंस में क्या क्या लिख सकते हो आप? इट इज यूज्ड इन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, देन फॉर मेकिंग मास्क, देन सीएनटी एक्ट्स एज नैनो सिलेंडर फॉर स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीएनटी का जो टास्क है, या फिर आप एप्लीकेशन बोल लो उसको, हाइड्रोजन गैस को स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अगर आपको उसको स्टोर करना है तो उसको नैनो सिलेंडर्स के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, एंड वो जो नैनो सिलेंडर्स है ना, वो सीएनटी से प्रिपेयर करे जाते हैं, ठीक है। देन इट एक्ट एज कैटलिस्ट, देन फॉर कोटिंग्स भी, मेडिकल फील्ड में भी, ड्रग डिलीवरी सिस्टम फॉर ह्यूमन बॉडी में यूज होता है, देन बॉडी प्लांट इम्प्लांट फॉर फिल्ट्रेशन एंड इन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये सब हो जाते हैं आपके एप्लीकेशंस ऑफ सीएनटी। अब सिंथेसिस देख लेते हैं हम, सीएनटीज को एक्सट्रैक्ट कैसे करें, ठीक है। तो इसके अंदर भी दो जो है ना मेथड्स हैं, बहुत सिंपल मेथड्स हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखने में आपको ऐसे लगेंगे कि अरे इतने बड़े मेथड, इतना डायग्राम जैसा है, लेकिन देखो आप मेरे प्रोसेस पर जाओगे, बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, ठीक है। तो सिंथेसिस ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, या तो इलेक्ट्रिक आर्क पूछेगा या फिर सीवीडी यानी कि केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो चलिए देखते हैं, बहुत लास्ट के 2 ही टॉपिक्स हैं ये, इसके बाद हमें क्वांटम डॉट्स देखना है एंड चैप्टर ओवर, है ना। तो चलिए, इलेक्ट्रिक आर्क डिस्चार्ज, तो ये कैसा प्रोसेस है, सबसे पहले मैं रीड कर देती हूँ। तो क्या है मेथड में? फर्स्ट स्टेप, व्हेन इलेक्ट्रिक आर्क इज स्टक टेम्परेचर इंक्रीजेज अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर जब इलेक्ट्रिक आर्क स्टक हो जाती है तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है? 3000 डिग्री सेल्सियस तक के बढ़ जाता है, जब हमारी इलेक्ट्रिक आर्क एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टक हो जाए, ठीक है। चलो, देन ड्यू टू हाई टेम्परेचर एनोड गेट्स इवेपोरेटेड, अब टेम्परेचर कितना बढ़ गया है? 3000 डिग्री सेल्सियस हो गया, राइट। तो ये इतने हाई टेम्परेचर की वजह से जो हमारा एनोड है वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। अगेन, व्हेन इलेक्ट्रिक आर्क इज स्टक टेम्परेचर इंक्रीजेज अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एनोड गेट्स इवेपोरेटेड। अब ड्यू टू दिस इवेपोरेशन ऑफ एनोड, जैसे ही एनोड इवेपोरेट हुआ, इसके वजह से क्या होता है? सीएनटी फॉर्म होता है। समझ में आ गया? सीएनटीज आर फॉर्म्ड, समझ में आ गया? वापस देखो, जैसे ही इलेक्ट्रिक आर्क स्टक होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। अब इस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा? एनोड गेट्स इवेपोरेटेड। अब जैसे एनोड का इवेपोरेशन होगा, इसके वजह से हमारे सीएनटीज फॉर्म हो जाते हैं। अब एंड दिस फॉर्म्ड सीएनटीज आर डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, एनोड इवेपोरेट हो गया जिसकी वजह से सीएनटी मिली, तो वो जो सीएनटी है अब वो कहाँ पर फॉर्म, जो भी सीएनटीज फॉर्म हुए हैं वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस समझो। Here, graphite sheets are used, hence there is no need of catalyst as there are hexagonal rings present. अभी हमने ग्राफीन के बारे में पढ़ा, ये क्या है? एक कैटालिटिक मटेरियल है ना। तो ये हमें यहाँ पर यूज करना है, क्या यूज करना है? ग्राफाइट शीट्स का। अब हम ग्राफाइट शीट्स यूज कर रहे हैं तो हमें कोई और कैटलिस्ट का यूज करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे ग्राफाइट शीट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया? चलो वापस से रिपीट करते हैं प्रोसेस को, इजीली जाएंगे, स्लोली जाएंगे। व्हेन इलेक्ट्रिकल आर्क इज स्टक, टेम्परेचर increases up to 3000 degree Celsius. Due to high temperature, anode gets evaporated, and due to this evaporation, CNTs are formed, and this formed CNTs are deposited on cathode. ठीक है? Here, graphite sheets are used. Hence, there is no need of catalyst as there are hexagonal rings present. Adjustment of electrode gap without breaking the vacuum is essential. ठीक है? यानी कि हमें इलेक्ट्रोड गैप का थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा विदाउट ब्रेकिंग द वैक्यूम, ठीक है। बाय दिस मेथड SWCNTs यानी सिंगल वॉल्ड CNTs एंड मल्टी वॉल्ड CNTs ऑल्सो फुलरीन्स आर ऑब्टेन्ड विच कैन बी सेपरेटेड बाय सुटेबल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, ठीक है। तो बस इतने प्रोसेस से हमें सिंगल वॉल्ड, मल्टी वॉल्ड और फुलरीन, मतलब सिंगल वॉल्ड और मल्टी वॉल्ड CNTs मिलते हैं और फुलरीन्स भी मिल जाता है। इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ठीक है। तो ये पूरा किसका हो जाता है? प्रोसेस आपके इलेक्ट्रिक आर्क डिस्चार्ज का, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसका कुछ आप ऐसे डायग्राम शो कर सकते हो, कैथोड और एनोड आपको दोनों भी साइड में दिखाना है, गैस इनलेट है, वाटर कूलर चेंबर भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक आर्क डिस्चार्ज है ना, तो हीटिंग भी होगी। हीटिंग क्या? फर्स्ट इसमें हमने देख लिया टेम्परेचर कितना होगा? 3000 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, है ना। तो इसीलिए वाटर कूलर चेंबर भी प्रेजेंट है, गैस इनलेट है, बाकी जो प्रोसेस है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं। इलेक्ट्रोड जो है वो ग्राफाइट का होता है, ठीक है। देन गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड्स वो अप्रोक्सीमेटली
1 mm का होता है। तो ये कंडीशंस भी पूछते हैं, क्वेश्चन के अंदर मेंशन होती है कि कंडीशंस भी मेंशन करो, तो यहाँ उस वक्त आपको ये लिखना इंपॉर्टेंट है। देन वोल्टेज जो है हमें वो 15 to 25 वोल्ट्स रखनी है। प्रेशर जो है वो 100 to 500 टॉर फॉर CNTs, बिलो 100 टॉर फॉर फुलरिन, ठीक है। तो CNTs और फुलरिन्स के लिए अलग अलग प्रेशर रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। बहुत सिंपल पॉइंट था इलेक्ट्रिक आर्क डिस्चार्ज का, ठीक है, बहुत सिंपल है। एक बार प्रोसेस दिमाग में बैठ गई ना कि क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करना था, इलेक्ट्रिक आर्क जो हमारी जब भी स्टक होगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा 3000 डिग्री सेल्सियस से। अब उस टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, हमारा एनोड इवेपोरेट हो जाएगा। एनोड इवेपोरेट होगा तो CNTs फॉर्म होंगी। CNTs जो फॉर्म होंगी वो कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगी, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर कैटलिस्ट का यूज करेंगे क्या, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम ग्रेफाइट शीट्स का यूज कर रहे हैं एंड वो क्या है, उसके अंदर हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट है, इसीलिए हम उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड गैप विदाउट ब्रेकिंग वैक्यूम इज एसेंशियल। बाकी सिंगल वर्ल्ड CNT और मल्टी वर्ल्ड CNT और फुलरिन, ये तीनों भी फॉर्म हो जाते हैं, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। बस सिंपल, क्या था मेथड में, कुछ भी नहीं था, जस्ट आपने अब हिंदी में समझ लिया ना, अगर इंग्लिश में तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा। डायग्राम दिखा सकते हो, कंडीशन सिखा सकते हो, आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट केमिकल वेपर डिपोजिशन यानी कि CVD बोला जाता है। सेम प्रोसेस है देखो। कार्बन ब्लैक इज यूज्ड एज अ बेस मटेरियल, ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय क्रैकिंग प्रोसेस। क्रैकिंग प्रोसेस क्या होता है, देखो जिसके अंदर हाई डिग्री मतलब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हाई डिग्री के, उनको हम जब रिड्यूस कर देते हैं स्मॉलर हाइड्रोकार्बन के अंदर। मैंने वहां पे डेफिनेशंस भी इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाता है एंड रिवाइज करते टाइम आप भूल जाते, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कार्बन ब्लैक क्या है, एक ऐसा बेस मटेरियल है जो कि हमें क्रैकिंग प्रोसेस से मिलता है। और क्रैकिंग प्रोसेस क्या कब होता है, जब हम हायर हाइड्रोकार्बन को रिड्यूस करते हैं स्मॉलर हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन ब्लैक ये एज अ बेस मटेरियल, ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम केमिकल वेपर डिपोजिशन पढ़ रहे हैं, मेन कंपोनेंट ही उसका क्या है, कार्बन ब्लैक है, ठीक है। चलो, कार्बन ब्लैक इज यूज्ड एज अ बेस मटेरियल विच इज ऑब्टेन्ड बाय क्रैकिंग प्रोसेस। एज कार्बन ब्लैक इज यूज्ड, यहाँ पर हमें कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा, कार्बन ब्लैक यूज करना है हमें। इस वक्त हमने क्या यूज करा है, कार्बन ब्लैक। ग्राफाइट शीट यूज करते तो कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्राफाइट शीट का यूज नहीं किया है, इसलिए हमें कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट यही कह रहा है आपको कि एज कार्बन ब्लैक इज यूज्ड देयर इज यूज ऑफ कैटलिस्ट एज देयर इज नो हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट, ठीक है, बिकॉज नो ग्राफाइट शीट्स आर यूज्ड। फिर कैटलिस्ट अगर यूज कर रहे हैं तो हम कौन से यूज करेंगे, आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा, जो कि नॉर्मल कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। द फॉर्म्ड CNTs आर अगेन सिंगल वॉल्ड और मल्टी वॉल्ड CNTs ही हमें मिलेंगी। दीज आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस एंड एप्लीकेशंस। यहाँ पर हमें क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस को यूज नहीं करना है, ठीक है। सो क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस इज नॉट यूज्ड फॉर सेपरेशन। बस इतना ही मेथड था आपके CVD का, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में ऐसे शो कर सकते हो, फर्नेस है जिसके अंदर आपका सब्सटेंस है, फिर वैक्यूम पंप है एंड C2H2 और N2, मतलब ये स्ट्रक्चर से, मतलब आई डोंट थिंक सो इतना रिलेटेड है मेथड, लेकिन ये स्ट्रक्चर आप ध्यान में रख सकते हो जितना हो सके, ठीक है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं ये कॉन्सेप्ट, बस आपको समझना है, बहुत ईजी है, मुझे तो बहुत ईजी लगा। चलो, कंडीशंस में आपको याद रखना है कि जो गैस फॉर क्रैकिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो C2H2 और N2 है, ये क्रैकिंग की गैस प्रेजेंट है, ठीक है। तो गैस फॉर क्रैकिंग हम C6H6 और C2H2 इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। कैटलिस्ट तो हमने बोल ही दिया, निकल, आयरन, कोबाल्ट एक्सेट्रा। टेम्परेचर ऑफ फर्नेस जो होगा वो 1000 डिग्री सेल्सियस होगा और प्रेशर जो होगा वो 0.1 to 1 टॉर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम CNTs को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है क्वांटम डॉट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट वाले जो पार्ट है ना उस क्वेश्चन में आ जाता है ये क्वांटम डॉट्स। तो देख लेते हैं, बहुत इजी है, देखो बहुत सिंपल है। क्वांटम डॉट्स क्या है, एक सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स हैं दैट ग्लो अ पर्टिकुलर कलर आफ्टर बीइंग इल्यूमिनेटेड बाय लाइट। तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस पढ़ी थी, राइट, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर्स, उसी के अंदर, मतलब उससे कोरिलेटेड ही टॉपिक है लेकिन सेम नहीं है। क्वांटम डॉट्स क्या है, एक सेमीकंडक्टर नैनो मटेरियल है जो कि ग्लो करता है बाय मतलब कोई भी कलर वो ग्लो करेगा, लेकिन हाँ पर्टिकुलर कलर ग्लो करता है विथ, मतलब कोई हम लाइट डाल रहे हैं, सपोज कोई भी इंटेंसिटी की हम लाइट डाल रहे हैं तो उसके लिए कलर डिफरेंट ग्लो होगा। समझ में आ रहा है। तो क्वांटम डॉट एक ऐसा नैनो मटेरियल है विच ग्लो अ पर्टिकुलर कलर आफ्टर बीइंग इल्यूमिनेटेड बाय लाइट, ठीक है। इसकी 2 ही प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। क्या है, फर्स्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी और फ्लूरोसेंस। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटम डॉट्स, इट डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स लाइक साइज, शेप, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। बस इतना ही आपको मेंशन करना है कि साइज, शेप, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है आपकी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी।
ठीक है ना। तो ये हो जाती है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटम डॉट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, फ्लूरेसेंस। फ्लूरेसेंस प्रॉपर्टी क्या है, देखो, इट इज ऑब्जर्व्ड इन सेमीकंडक्टर मटेरियल। हम सेमीकंडक्टर जब भी पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, फिर क्या कहते हैं वो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, है ना। तो जब देखो वही कंसेप्ट है फ्लूरेसेंस का, आप एक बार पढ़ लो याद हो जाएगा। क्या, लाइट एब्जॉर्प्शन जनरली लीड्स टू एन इलेक्ट्रॉन बीइंग एक्साइटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जब भी लाइट पड़ेगी हमारे क्वांटम डॉट्स के ऊपर तो क्या होगा, जैसे ही लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक्साइट हो जाता है, जिसके वजह से वैलेंस बैंड के ऊपर क्या होता है, होल रह जाता है। ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कैन बाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म अ एक्साइटॉन। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन और होल एक साथ कंबाइन हो जाएंगे ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये वर्ड याद रखो, एक्साइटॉन। ठीक है, तो ये जो एक्साइटॉन है, बहुत सारे जब एक्साइटॉन्स एक साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं तो यही एक्साइटॉन की जो एनर्जी होती है ना वो लाइट में एमिट होती है एज अ लाइट। ओके, समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। यही प्रॉपर्टी को फ्लूरेसेंस बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी तो हमने बहुत बार पढ़ी हुई है, लेकिन क्वांटम डॉट्स के अंदर इसको फ्लूरेसेंस बोला जाता है। ठीक है, आई रिपीट, फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक साइज, शेप, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर। फ्लूरेसेंस क्या प्रॉपर्टी है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन सेमीकंडक्टर मटेरियल कि लाइट एब्जॉर्प्शन जनरली लीड्स टू एन इलेक्ट्रॉन बीइंग एक्साइटेड फ्रॉम द वैलेंस टू कंडक्शन बैंड बिहाइंड अ होल, इट लिव्स बिहाइंड अ होल। ठीक है, बहुत टाइम हो गया तो मुझे अटक रही हूँ मैं बोलने में। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन सेमीकंडक्टर मटेरियल कि लाइट एब्जॉर्प्शन जनरली लीड्स टू एन इलेक्ट्रॉन बीइंग एक्साइटेड फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड लीविंग बिहाइंड अ होल। ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कैन बाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म व्हाट, एक्साइटॉन। अब जब बहुत सारे एक्साइटॉन्स रिकम्बाइन हो जाएंगे तो हमें जो वो एनर्जी रिलीज करेंगे एक्साइटॉन्स तो वो एज अ लाइट एमिट होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर फ्लूरेसेंस। बाकी एप्लीकेशंस में आप क्या लिख सकते हो, अगर सपोज आपको क्वांटम डॉट्स के एप्लीकेशंस पूछें तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या लिख सकते हो, दे आर यूज्ड इन सेवरल एरियाज सच एज सोलर सेल्स, ट्रांजिस्टर्स, एलईडीज। ठीक है, इसके अंदर क्वांटम डॉट्स यूज होता है। देन मेडिकल इमेजिंग के अंदर भी यूज होता है। फोटो कैटलिस्ट यानी कि एक और सेकेंड प्रॉपर्टी एप्लीकेशन आप लिख सकते हो क्वांटम डॉट की, फोटो कैटलिस्ट। ठीक है, क्वांटम डॉट्स यूज होते हैं वहां भी, और बायोलॉजी के अंदर यूज होते हैं। क्यों, बिकॉज दे हैव एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, विच इज सिमिलर टू नैनो पार्टिकल्स एंड दिस कैन किल बैक्टीरिया। इसी के वजह से ट्यूमर टारगेटिंग जो एरिया होता है वहां पर इन विवो कंडीशंस के अंदर क्वांटम डॉट्स का यूज होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी के यानी मेडिकल फील्ड के अंदर भी इंपॉर्टेंट है क्वांटम डॉट्स। और जो लास्ट एप्लीकेशन आप लिख सकते हो वो लिख सकते हो एलईडीज यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी देखो ना ये प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा यूजफुल है। अगर हम कोई भी पर्टिकुलर लाइट अगर हम इंटेंसली डाल रहे हैं हम क्वांटम डॉट्स के ऊपर तो क्या हो रहा है, पर्टिकुलर कलर हमें दिख रहा है, तो हम अलग अलग एलईडी की जो कलर्स हैं उसके अंदर भी यही प्रोसेस यूज होता है। तो इसीलिए क्वांटम डॉट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशंस में फर्स्ट में रिवाइज कर दो, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटो कैटलिस्ट, बायोलॉजी के अंदर यूज होता है, एंड लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है, सो बस हो जाता है आपका यूनिट कंप्लीट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। एंड येस, वी हैव एंडेड द चैप्टर इन वन शॉट ओनली। आई हैव कवर्ड ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऑल इंपॉर्टेंट भी छोड़ो, अगर इंपॉर्टेंट नहीं भी है ना तो सारे के सारे यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो सारे इस वीडियो में आपको कवर हो गए हैं। ठीक है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल गया। एंड येस, ये जो नोट्स हैं आपको गोल्ड प्लस मेंबरशिप के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको लाइव लेक्चर्स भी अटेंड करना है तो आप प्रीमियम जो है वो ले सकते हो। अदरवाइज आपको सिर्फ एंडसेम की तैयारी करनी है एंड PDF ही चाहिए, नोट्स वगैरह, तो बस आप गोल्ड मेंबरशिप ले लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीटली मिल जाएंगे। मैं आपको डी कोड्स भी अगर आपको चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट करना, मैं मेंबरशिप में डाल दूंगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आई होप कि इजीली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपको जो भी कंसेप्ट, अगर कोई भी कुछ भी डाउट हो छोटा मोटा, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगी। आपके ही कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस आप मुझे बताना है आपको आगे कौन सा यूनिट चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का यूनिट चाहिए, मुझे ज़रूर बताना। कल आपको उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। तो आपको अब जो है आगे से वीडियोज़ रेगुलर मिल जाएंगे एग्जाम्स तक। ठीक है, आई विल सपोर्ट यू टिल द एंड। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं लेकर आऊंगी, लेकिन बस व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज योर सपोर्ट। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो। अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।